हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी प्रीलिम पेपर डिस्कशन सीरीज। आई होप कि ये वाला पार्ट प्रीलिम जीएस 1 पेपर का डिस्कशन का लास्ट पार्ट हो। जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर रखी है सो दैट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन अ बिट फास्टर। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 71 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। अब इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, लेबर ब्यूरो है, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब देखो मेजर चीज़ें होती हैं जैसे हाई कोर्ट हुआ, आरबीआई हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हुई जैसे कि इलेक्शन कमीशन हुआ, इन सब के बारे में हम ऐसा पार्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ते हैं। बट बहुत सारे उसके अलावा भी बॉडीज़ होती हैं जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, लेबर ब्यूरो है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री है, जिसके बारे में हमें फिर एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ना पढ़ के फिर जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जब ये वाले न्यूज़ में मेंशन होती हैं इस तरह की बॉडीज़, इनके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मेंशन होते हैं, तो वी मेक अ स्मॉल नोट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर सारे जो इस तरह की बॉडी इनके बारे में अगर जस्ट प्रिपेयर करने बैठे एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा सिलेबस। फिर प्रिपरेशन दूसरी चीज़ें जो स्टैटिक हैं, कांस्टेंट है, वो छूट जाएंगे। तो अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे पता था कि जो लेबर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है वो लेबर ब्यूरो निकालता है। तो बेसिकली यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स और इन द फैक्ट्री और वर्कर से रिलेटेड जो भी इस तरह के रिपोर्ट्स निकालता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो कंपाइल करता है इंफॉर्मेशन, वो है हमारा लेबर ब्यूरो। अब फॉर एग्जांपल न्यूज़ में अगर कभी जैसे लेबर ब्यूरो होगा तो इस तरह के न्यूज़ बीच बीच में आते रहेंगे। हम द हिंदू फॉलो करेंगे या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करेगा। तो जैसे कि ये स्क्रॉल का न्यूज़ था कि इसमें राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेबर मिनिस्ट्री वार्न करता है, और जब इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो उसमें लेबर ब्यूरोज क्वार्टरली इंटरप्राइज सर्वे। इसी तरह से जैसे ये हिंदू वाला न्यूज़ था रिगार्डिंग सर्वे शोज द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द fourth quarter of the last fiscal manufacturing largest कंट्रीब्यूटर, जो भी ये न्यूज़ है, तो उसमें भी जब न्यूज़ पढ़ोगे तो द लेबर ब्यूरो हैज़ टेकन अप दीज एंड दिस। इस तरह से ना बहुत सारे बॉडीज़ के नेम न्यूज़ में मेंशन होते हैं। तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि हम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की बॉडी है, जो ऑफिशियल बॉडी है, जिसके डेटा गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। सो जनरली इस तरह की जो बॉडी होगी, आई विल ट्राई टू कवर जितने भी इस तरह की बॉडी है, इनका एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन से क्या करती है ये तो पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं तो। जितना हो सकेगा वी विल ट्राई टू कवर एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट जितना नहीं हो सकेगा, द आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस इज दैट यू शुड डेवलप अ हैबिट कि जब भी न्यूज़ पढ़ो उसमें कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है, कोई डिपार्टमेंटल बॉडी के बारे में मेंशन है, मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में मेंशन है, तो जस्ट गो थ्रू देम कि वो क्या है, क्या करती हैं, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसके बारे में। ठीक है, देखो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट हैं, बट अगेन दैट्स वाई यूपीएससी का प्रीलिम्स के पेपर निकालना टफ होता है कि जस्ट स्टैटिक करके काम नहीं बनता है। सो दीज थिंग्स वी हैव टू डू ऑन आवर ओन, और सो दैट्स वाई द न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारी बॉडीज़ और चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और यूपीएससी भी जनरली वैसे ही क्वेश्चन पूछती है जो रिसेंटली किसी न्यूज़ में जैसे फेमस थे या चीज़ें थे जैसे। ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। अगेन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं पढ़ते हैं हम इसको, जब लेकिन मान लो कि जैसे न्यूज़ में किसी ने पढ़ा होगा, जैसे कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये देखो एक पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिलीज़ की थी 13 दिसंबर 2021 में, यानी दिसंबर में की थी, और फिर जून में जो पेपर था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और जब इसके बारे में ये पढ़ोगे तो मोटा मोटी वही सारे पॉइंट्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो देखो अगेन ये सारी मिनिस्ट्री, जैसे गवर्नमेंट की कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज
नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इन इंडिया, सो क्लोज टू 58 यूनियन मिनिस्ट्रीज है। सबके बारे में पता रखना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बार अगर जो सिलेबस अगर इनके बारे में करने बैठोगे, वैसे करने वाले कर लें तो फिर उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर ये तो सिर्फ मिनिस्ट्री हैं, इनके फर्दर डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि तुम्हारा ये फर्दर एक डिपार्टमेंट हो गया तुम्हारा कोल मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि ये पर्टिकुलर कलेक्ट करता है और मेंटेन करता है डेटा या ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो दैट्स व्हाई इस तरह की चीज़ में यू शुड ऑलवेज फॉलो द न्यूज़। जब भी हम न्यूज़ पढ़ेंगे ये बाद में आएगी ये सारी चीज़ें, इसलिए कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब न्यूज़ हम फॉलो करेंगे तब उसमें इस तरह से जो भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का नाम आएगा, रिपोर्ट का नाम आएगा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि लेबर ब्यूरो मेंशन होता है जब भी अनएम्प्लॉयमेंट या इस तरह से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं। तो इस तरह का कभी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का कोई डेटा का रेफरेंस होता है, तो यू शुड बी क्यूरियस इनफ टू सर्च अबाउट सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, उसके बारे में एटलीस्ट एक पेज या आधा पेज की इंफॉर्मेशन लिख लो। उसी तरह से लेबर ब्यूरो के बारे में लिख लो। उसी तरह से अगर कहीं कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन है कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, उसने ये किया है, तो जस्ट गो थ्रू इट और उसके बारे में इंफॉर्मेशन वी हैव टू गैदर। बट अगेन अब ये यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स, अब जस्ट एग्जांपल आ गया तो एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये जनरली जो ना PIB होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपार्ट फ्रॉम हिंदू अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि कोई एक न्यूज़ का फॉलो करना है, सो PIB को वी हैव टू फॉलो, ठीक है। उसमें बहुत सारी न्यूज़ आती है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो भी न्यूज़ होते हैं उसमें ऑफिशियल जो न्यूज़ आती है वो आती है। जैसे हिंदू में बहुत बार न्यूज़ होता है तो वो जो एडिटर होते हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से देते हैं, बट ये जो PIB में ये गवर्नमेंट की ये है वेबसाइट है, सो इसमें जो भी होती है जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ होते हैं। सो वेबसाइट में फॉलो करने से बेस्ट है कि PIB का एक ऐप भी होता है, जस्ट एंड्रॉयड मोबाइल पे एंड्रॉयड पे सर्च कर लो PIB, जहाँ पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं वहाँ से PIB का एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करके स्टार्ट फॉलोइंग इट। जस्ट सी, अभी नहीं, विद द टाइम उसको अभी स्टार्ट फॉलो करने लोगो न्यूज़ को, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो ऐसे भी किसी टॉपर्स का तुम पूछोगे अच्छा और कौन सा सोर्स फॉलो किया, तो जनरली PIB का नाम सब देता है, क्योंकि PIB एक ऑफिशियल वो है, प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सारी मिनिस्ट्रीज के इंफॉर्मेशन रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो थ्रू द न्यूज़। और न्यूज़ में अगर कोई ऑफिस या किसी चीज़ के बारे में, किसी डिपार्टमेंट या कोई भी बॉडी के बारे में मेंशन है, तो वी शुड बी क्यूरियस इनफ कि थोड़े बहुत उसके बारे में सर्च करके इन्फॉर्मेशन रख लो। एक तो ये लर्निंग हुई हमारी, और दूसरी PIB को फॉलो करना है। देखो अल्टीमेटली द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करना प्रायोरिटी है, मंथली मैगजीन फॉलो करना प्रायोरिटी है। वी विल डिस्कस, जब सिलेबस करेंगे तो वी विल डिस्कस कि जिसके पास अथाह टाइम अथाह एबिलिटी है वो उसको क्या क्या करना चाहिए, जिसके पास लिमिटेड टाइम लिमिटेड एबिलिटी है उसको क्या क्या करना चाहिए। सो मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोर्स है फॉलो करने की, वो तुम्हारा PIB है, ठीक है। वैसे PIB का ऐप डाउनलोड करके ऐसे भी जस्ट जनरली हर दिन 10-20 मिनट जस्ट गो थ्रू इट, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उससे, तो ये है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 73। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। देखो ऊपर के कुछ क्वेश्चन है, ये सारे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा मतलब जस्ट स्टैटिक पोर्शन के अलावा करंट अफेयर्स पढ़ेगा, और उसमें भी क्यूरियसली जो भी डिपार्टमेंट चीज़ों के बारे में आएगा उसको सर्च करके रखेगा, या गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके डिपार्टमेंट हैं, या गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में रखेगा, वो आंसर कर पाएगा। बट ये वाला तो स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत का पार्ट है। लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन है, उसमें शेड्यूल का चैप्टर है, वी विल स्टडी कि जो 5th और 6th शेड्यूल हैं वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हैं। तो जिसने भी वो पढ़ा होगा ही विल बी क्लियरली टू नो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल में डाल दो तो दिस वुड
प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द लैंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। बाकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से केस रिलेटेड नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी से भी रिलेटेड नहीं होता है, और स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड, ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड 5th और 6th शेड्यूल होता है। तो जो भी लक्ष्मीकांत, दैट्स व्हाई लक्ष्मीकांत जैसे बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन तो मतलब चांस की बात है अगर तुमने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं और पर्टिकुलर वो सारे पॉइंट्स तुमको पता हैं, बट ये जो बुक है इसको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि इससे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो गलत कर दोगे तब तो फिर कहीं चांस नहीं बनेगा। सो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसके क्वेश्चन हमें एकदम गलत नहीं करने हैं, और उसके बाद ऐसा मेहनत करना है कि बाकी के क्वेश्चन भी वी आर सक्सेसफुली एबल टू अटेम्प्ट, तभी क्लियर होगा। Now let's discuss question number 74. Consider the following statement. The Indian Sanitation Coalition. Again, Indian Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the Government of India and World Health Organization. अब again ये current affair का part होगा, क्योंकि International Sanitation Coalition ऐसा नहीं है कि जैसे for example नमामि गंगा है, या जो बहुत चीज जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया का, वो एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस विल स्टडी कि ठीक है, बट इंडियन सैनिटेशन कोalition, ये ऐसे बहुत सारे कोalition चीज़ें पढ़ते हैं जो यू विल ओनली बी एबल टू मतलब नो अबाउट देम अगर हम न्यूज़ फॉलो करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसका रिलेटेड न्यूज़ है, अब जैसे कि कब आया था, ये नवंबर 2021 में आया था, और कि कर्नाटका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अवार्ड मिला इफेक्टिव, और इसमें मेंशन है तुम्हारा यहाँ पे कि इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन कैटेगरी इंडियन सैनिटेशन कोalition, ये इस कैटेगरी में। सो अब यहाँ पे यूपीएससी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जस्ट ये नहीं, क्योंकि अब उसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब जनरल जीके का क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी अपना लेवल एक्सपेक्ट कर रही है कि while reading the newspaper the aspirant should be curious enough to know अच्छा इंडियन सैनिटेशन कोalition क्या है, या फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में सर्च करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। ठीक है, जैसे ये फिर जब करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर गूगल करेंगे इंडियन सैनिटेशन कोalition, फिर उनकी वेबसाइट है यहाँ पे, फिर वेबसाइट में यहाँ पे मेंशन है कि हु आर वी, और इसमें चीज़ें मेंशन है, बट कहीं भी मेंशन नहीं है कि, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पढ़ा ये न्यूज़, उसका क्यूरियोसिटी हुई कि इंडियन सैनिटेशन कोalition क्या है, उसने सर्च किया गूगल, फिर ये पेज पे आ गया, और उसने ज़्यादा नहीं पढ़ा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बट एटलीस्ट हु आर वी जो लिखा है वो तो पढ़ोगे, तो इसमें उसको पता चल कि अच्छा ये 2015 में बना था, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बना है, और इसमें जस्ट वो ये अगर गो थ्रू करेगा तो अगर उसको याद रहा तो ही विल नो कि ठीक है ये अलायंस है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि WHO से फंडिंग आ रही है उसकी। सो ही विल बी, अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज जस्ट एक्सपेक्ट करना कि न्यूज़ में एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो एंड देन यू सर्च इट एंड देन you remember it, but again UPSC is the mix of all the question, कुछ क्वेश्चन easy होंगे, कुछ difficult होंगे, but this much curiosity UPSC expect from its candidate कि जब भी न्यूज़ पढ़ें तो उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन है तो he should be curious enough to know, curious enough to try to find out something about that organization। ठीक है, और देखो बहुत ही ज़्यादा नहीं तुमको, दैट्स वाई द फॉलोइंग न्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट। अब पिछले साल बहुत साल में मत जाओ, अगर 4 साल पहले कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो फिर कंपाइलेशन में एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस आ जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एज अ सिलेबस का पार्ट बने, वो यूपीएससी तब पूछेगा जब वो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो देखो 2022 में यूपीएससी ने पूछा, क्योंकि ये न्यूज़ इस तरह से द हिंदू की ही न्यूज़ है, ये नवंबर 2021 की है, तो और नवंबर की न्यूज़ है और अगले साल जून में पूछ दिया एग्ज़ाम में, और इस तरह का कोई भी है तो सो अगेन दिस इज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स। ठीक है, और ये सैनिटेशन से रिलेटेड है चीज़ें हैं। सो अगेन ये भी है कि जस्ट जनरल अवार्ड नहीं है, सैनिटेशन से रिलेटेड अवार्ड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवार्ड है, विच यू नो एज अ पार्ट ऑफ आफ्टर रीडिंग द सिलेबस की इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे स्वच्छ इंडिया को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियसली सैनिटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी कोलिशन फॉर्म होती है या कोई भी अवार्ड होता है, वो अपने आप इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि
वी ऑल नो, अगर जो भी न्यूज़ फॉलो करता होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करता है, ही नोज कि स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट पीएम मोदी से लेके सारे मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो अगेन स्वच्छ भारत मतलब सैनिटाइजेशन और उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसमें अगर कोई मतलब बॉडी का नाम मेंशन है तो यू शुड बी, यूपीएससी एक्सपेक्ट, तुम उतने क्यूरियस हो कि उसके बारे में फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे न्यूज़ में पढ़ा, फाइंड आउट किया, ये पढ़ लिया, एटलीस्ट ये आंसर आ गया। उसी तरह से द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द अर्बन इंडिया। अब देखो बहुत सारी इस तरह की नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट एट एरिड रीजन, डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी है। सो वो अटैच होती है मिनिस्ट्री की और उन्हीं का काम होता है इस तरह से। सो दिस इज ट्रू। और अगर कोई जानेगा तो दिस इज फॉल्स। जो भी मिनिस्ट्री है रिलेटेड उसको वो करना, मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन देना या उसको कुछ सजेशन, टेक्निकल सजेशन करना। तो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ द अर्बन इंडिया। सो आई गेस कि ये, हाँ आई थिंक कि दिस इज ट्रू। सो इस तरह के बॉडीज़ के बारे में अगेन फिर जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ये न्यूज़ में होती हैं, इफ़ वी आर मतलब वी विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूट जो इम्पॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। बट जो सिलेबस में नहीं भी कवर हो पाए, यू शुड बी क्यूरियस इनफ कि जब भी न्यूज़ में पढ़ो उसके बारे में तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो। बट अगेन यहाँ पे अब जब इतना मैं बोल रहा हूँ तो डोंट गेट वेरी अफ्रेड कि अब बाप रे अब तो न्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें करना पड़ेगा। यहीं पे काम आता है जो मंथली मैगजीन रिलीज़ करती हैं तुम्हारी, जो हमने देखा था वी विल सी कि जैसे विजन आईएएस और तुम्हारे और विजन आईएएस हो गया या वाजीराम हो गया, ये अपनी मंथली न्यूज़पेपर कंपाइलेशन की मैगजीन रिलीज़ करती हैं। और आई एम श्योर कि आई हैव सीन दैट विजन आईएएस एटलीस्ट इस तरह से अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड जो बॉडी है उसके बारे में भी टेबल फॉर्म में दे देता है। तो न्यूज़ से जितना हो जाए तो वो भी करना है और मंथली मैगजीन तो प्राइमरली फॉलो करनी ही है। सो वहाँ से हो जाएगा। दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। Now let's move to question number 75. Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act? Again, Environment Protection Act 1986 is very important act. जब सिलेबस में पढ़ोगे you will know, पूरा का पूरा चैप्टर का आधा पार्ट है इसके ऊपर। और जब भी आगे कोई भी न्यूज़ तुम इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ोगे you will always see कि इस एक्ट का मेंशन है। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ से प्रोटेक्शन का जो है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 you will always get to know। तो इस तरह से कुछ एक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है और आज तक तो उनके बारे में यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि तुमको सब आना चाहिए। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड सिलेबस का ही पार्ट है और जिसने पढ़ा होगा ही विल नोट सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनी है इसके अंदर। बट अगर जस्ट यहाँ पे एक मैट्रिक्स बताता हूँ, अगेन ट्रिक्स आर ऑलवेज कि जो चीज़ आता हो वही अटेम्प्ट करो। बट अगेन ट्रिक्स यूज़ करना है तब जब डायर नीड में हो। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 40 क्वेश्चन ही कर लिए हो, यू नो कि 80 नंबर आएंगे, अगर सब सही भी होगा जिसके भी चांसेस कम है। सो बिना अब तक का रिस्क लिए यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट द यू वोंट बी एबल टू पास द एग्जाम। तो उसमें फिर हारने को कुछ नहीं है। वो वाली लड़ाई है कि अब तो बस बंदूक लेके बा करते हुए घुस जाओ इसमें, क्योंकि ऐसे भी तुमको पता है हार रहे हैं, क्या पता तुम्हारी गोली से सारे दुश्मन बन जाए और जीत जाओ तुम लड़ाई। तो उस तरह के डायर सिचुएशन में जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब ऐसा है कि 60 के करीब क्वेश्चन तुमने कर लिया है सक्सेसफुली तो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि 120 का अटेम्प्ट किया अगर तुम श्योर हो तो चांसेस रहेंगे फिर भी तुम्हारे निकलने के। लेकिन अगर 40-50 के करीब क्वेश्चन हुआ तो उस टाइम रिस्क लेना है, तो उस टाइम ये चीज़ें काम आएगी। तो जस्ट ट्रिक ये है कि नॉर्मली अथॉरिटी जिस भी बॉडी के नाम के अंदर आता है वो स्टैच्यूटरी होती है। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है कि जो कि कोई एक्ट के थ्रू बनती है। और जनरली गवर्नमेंट बहुत बार ऐसी कोई जनरल सी बॉडी बना देता है जो कि एज अ एक्ट के थ्रू नहीं बनती है, जो गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन शो करके बना देता है। तो अगेन जो इन दोनों बॉडी में जो स्टैच्यूटरी बॉडी है वो चूंकि एक्ट के थ्रू बनी है
तो उसकी पोजीशन थोड़ी हाई रहती है, बिकॉज उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए तुमको एक दूसरे एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन बॉडीज़ की औकात रहती है, और जनरली अथॉरिटी जिसके नाम के आगे आता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो अब तुमको पता है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बॉडी का जो कि एक्ट के अंदर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसमें इन चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा मेंशन है जिसमें अथॉरिटी है। सो अगर तुक्का मारना रहेगा तो ऑलवेज गो थ्रू विद। अगर तुमको पता है कि चीज़ें किसी स्टैट्यूटरी की बॉडी की बात करिए और पूछ रहा है कौन सी बॉडी है, तो अगर किसी में अथॉरिटी नहीं है, एक में अथॉरिटी हो, तो तुक्का मारने के लिए ऑलवेज गो विद दैट, ठीक है। और वरना इंपॉर्टेंट एक्ट है, आना चाहिए, ठीक है। Now let's move to question number 76. With reference to the United Nation Credential Committee, consider the following statement. Again देखो, United Nation एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगेन उसमें बहुत सारे पार्ट है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी फर्दर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के, और उसमें भी फर्दर कमिटीज़ हैं। तो सबके बारे में देखो, मेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमें एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस पता करना है, विच आई विल ट्राई टू कवर, ठीक है। बट जो इस तरह की क्रेडेंशियल कमिटी है, ऐसी बहुत सारी, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कमिटी हो गई, सब फॉलो करने बैठोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे क्रेडेंशियल कमिटी, व्हाट आई रिमेंबर इज लाइक, न्यूज़ में मेंशन थी बहुत उस टाइम जब न्यूज़ वो सब की न्यूज़ चल रही थी कि अच्छा जैसे म्यांमार में कूप हुआ था या तालिबान का हुआ था। तो क्रेडेंशियल कमेटी बेसिकली क्या करती है, क्रेडेंशियल बताती है, मतलब उसके क्वालिफिकेशन बताती है कि जो भी उस कंट्री से नॉमिनी आए हैं उसका क्रेडेंशियल है क्या। जनरल केस में ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इस तरह जैसे म्यांमार अब कूप करके वहाँ पे मिलिट्री का रूल हो गया, अब तालिबान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही रूल कर रहा है, तो वहाँ पे फिर अब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी अगर यूएन में, तो फिर यूएन चाहे तो बोल सकता है कि नहीं यार तुम मतलब लीगली कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम डिक्टेटर हो या तुम इलेक्टेड नहीं हो, तो वहाँ पे अगर वो उस पर्टिकुलर बंदे को मना कर सकती है कि तुम पार्ट नहीं ले सकते हो। एज विद फॉर एग्जांपल तालिबान के किसी बंदे को यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी मना कर सकती है कि भाई तुम रिप्रेजेंट नहीं करते हो अफगानिस्तान को, तो यू कैन नॉट कम। तो ये था न्यूज़ में कि क्रेडेंशियल कमेटी ने उनको नहीं दिया, तो इसलिए यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो यूएन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस तरह के, अगर कोई कमिटी या कोई सेक्रेटरीट के बारे में मेंशन हो, तो एटलीस्ट जो न्यूज़ में मेंशन हो तो गो थ्रू इट, और वरना एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू स्टडी अबाउट द यूएन बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जब मान लो कि तुमको उतना क्रेडेंशियल कमेटी का बस इतना भी पता है, तो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इट इज अ कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। अब जनरली अगर मान लो कि इसमें मुझे तुक्का लगाना है, दिमाग लगा करना है, तो ठीक है, हो सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी है, ठीक है। अब ये बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं होती है, जब न्यूज़ में मेंशन था ये उसकी बॉडी है, मतलब तुम्हारे जनरल असेंबली की बॉडी है। नाउ लेट्स गो थ्रू सेकंड। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर। ये देखो क्या है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोला है कि मार्च में, जून में एंड सितंबर में मीट करती है। एक अब कोई भी यूएन की बॉडी है यार, अब साल में 3 बार तो मीट नहीं करेगी, जनरली साल में 1 बार ही यूएन की जो जनरल काउंसिल की बॉडी मीट करती होगी, या एक ही बार वो क्रेडेंशियल का वेरिफिकेशन होगा। अब साल में 3-3 बार करने लगे तो फिर तो जनरली नहीं होता है, और इतना स्पेसिफिक भी नहीं होता है कि जून, मार्च, सितंबर में ही करें। सो अगर मुझे गेस मारना रहेगा तो आई विल से कि यार ये फॉल्स लग रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि कोई भी यूएन की बॉडी या कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी देखोगे कि साल में 1 बार जनरली मीट करती है या अपना रिपोर्ट देती है, या 2 साल में 1 बार मीट करती है। अब साल में 3-3 बार, 4-4 बार अगर मीट करिए तो वो बहुत जेनरिक हो जाएगी, फिर वो स्पेसिफिक नहीं रहेगी। तो अगर ये यूनाइटेड नेशनल मतलब यूएन के सिक्योरिटी या दूसरे का मतलब क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करती है, चीज़ें करती हैं, तो साल में 3 बार जनरली नहीं करेगी, 1 ही बार करेगी। तो अगर मुझे गेस करना रहेगा तो आई विल गो कि ये फॉल्स है, ठीक है। अगर 2 फॉल्स मुझे लग रहा है तो मुझे लगेगा कि हाँ ये दोनों गलत है। अब या तो 3 सही है या तो 1 और 3 दोनों सही है। अब मुझे पता है कि भाई 3 दोनों में है, तो इसका मतलब 3 तो पक्का सही है, क्योंकि 3 अगर गलत हो जाएगा तो फिर सारे ऑप्शन ही कट जाएंगे। क्योंकि मुझे ये पता है कि यार ट्रेडिशनली कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो 3 टाइम मीट करती हो, वो भी एकदम स्पेसिफिक है ये कि मार्च, जून और सितंबर में ही ट्रेडिशनली मीट करती है 3 टाइम। तो और अप्रैल, मई, जून, ठीक है। सो मुझे पता है कि ठीक है यार ये तो एज अ स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है,
सो अब इन दोनों में से ऑप्शन से मुझे पता चल गया कि भाई 3 तो पक्का सही है। तो अब 3 में देखो, इट असेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ द यूएन मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि क्रेडेंशियल करता है और जनरल असेंबली में अप्रूवल, एंड वी नो बाय सीइंग द ऑप्शन कि ये तो पक्का ट्रू है। तो अगर ये जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करता है तो इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वो सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी कैसे हो सकती है? अगर सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप करता तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को ही वो देता। तो दिस इज ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। जस्ट इसको देख के मुझे पता चल गया ये फॉल्स है, तो यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुमको बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो, कि जस्ट तुमने कॉन्सेप्चुअली ये कर लिया कि यार ऐसा तो नहीं होता कि सालों भर बैठी रहती है या हर साल में 3 बार। यूएन न्यूज़ में भी देखते हैं कि एक ही बार मीटिंग होता है जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल अपने अपने इसमें होती है, बट मोटा मोटी जब सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के फंक्शनरीज आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल की यूएन की जनरल एक तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ऑलमोस्ट टॉप बॉडीज हैं, तो उसमें 3 बार अगर मान लो बॉडी में मीट हो गए तो 3 बार क्रेडेंशियल कमेटी 3 अलग अलग मंथ में क्यों एक साल में मीट होगी? तो ये गलत लग रहा है। सो इसके गलत से 2 ऑप्शन कट जाएगा, उससे तुम्हारा ये कंफर्म हो जाएगा कि 3 तो पक्का सही है, और 3 अगर पक्का सही है तो 1 तो पक्का गलत है, इससे आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जस्ट इसी तरह से न्यूज़ जब भी फॉलो करो तो जस्ट गो थ्रू इट, मतलब कॉन्सेप्चुअली देखो कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन बार बार मीट करती है, हर बार मीट करती है, ये साल में एक बार मीट करती है, 2 साल में एक बार मीट करती है, सो दैट इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एटलीस्ट सॉल्व हो जाएं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। बट आई वांट टू शो यू जस्ट कि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, अगर मान लो तुमने न्यूज़ में पढ़ा यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, तो उसको सर्च करोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्रेडेंशियल कमेटी किसकी पार्ट है, तुम्हारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पार्ट है। और उसमें ये क्रेडेंशियल कमेटी बताया है कि इट इज अपॉइंटेड एट द ये है बिगिनिंग अपॉइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर सेशन ऑफ जनरल असेंबली, यानी जनरल असेंबली के रेगुलर सेशन के बिगनिंग में अपॉइंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द 9 मेंबर और चीज़ें हैं। अगर तुमने बस ये पढ़ लिया चीज़ें ठीक लगी, बाकी यहाँ पे कोई मंथ मेंशन नहीं है कि कब कौन कौन मंथ में ट्रेडिशनली मीट करता है, ठीक है, अभी भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये बात पता चलेगी कि जनरल असेंबली के इसमें आता है। अब तुमने थोड़ा सा देखा, लेट्स स्टडी अबाउट जनरल असेंबली, तो यहाँ क्रेडेंशियल हटा के बस जीए तक करते हैं, तो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आ गया कि अच्छा ये जनरल असेंबली क्या करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब ये देखो, जनरल असेंबली मीट्स इन अ रेगुलर सेशन फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर ईच ईयर। तो देखो इसी तरह से जेनरिक होते हैं कि एक टाइम पीरियड है, सितंबर से दिसंबर तक जब मीट होती है। अब वहाँ पे वो मेंशन था, अब किसी ने वो पढ़ा कि अच्छा क्रेडेंशियल कमेटी जनरल असेंबली से पहले फॉर्म होती है ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल वेरीफाई करने के लिए। फिर उसने बोला कि अच्छा जनरल असेंबली क्या करती है। बस तुमको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बस उसका पहला व्हाट अबाउट वाला पहला अगर वो पढ़ेगा तो ही विल नो अच्छा ये साल में सितंबर एक ही बार मीट करती है, बेसिकली सेशन में बहुत बार सेशन में, बट सितंबर से दिसंबर तक उसका वो चलता है, रेगुलर सेशन में मीट करती है। तो ठीक है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से यू विल गेट टू नो कि यार मार्च जून सितंबर 3 महीने में अलग अलग क्यों मीट करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी रहता है कि बिटवीन मार्च टू सितंबर, तो भी तुमको यू वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड कि अरे यार हाँ एक बार तो मीट करती है, हो सकता है वो मार्च जून में मीट करती है, क्योंकि जस्ट इसको पढ़ के तो याद नहीं रहेगा किसी को। ऐसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन कब मीट करती है याद करने बैठोगे तो इम्पॉसिबल होगा, बट एटलीस्ट इससे कॉन्सेप्चुअली इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ एक बार मीट करती है रेगुलर सेशन के लिए। और अगर इससे ये पता चल जाए कि भाई अगर वो एक बार मीट करती है तो ये 3 अलग अलग मंथ में मीट करके क्रेडेंशियल क्यों वेरीफाई करेगी। सो दिस इज पक्का फॉल्स। अगर ये पक्का फॉल्स, तो यूपीएससी बहुत बार इस तरह से थोड़ी सी काइंड हो जाती है कि अगर 1-2 चीज़ें कॉन्सेप्ट भी पता है तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। बट फ्रॉम दिस वी हैव सीन, अब इससे अलग भी क्वेश्चन आएंगे, बट इट इज वेरी लाइकली दैट यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी। सो एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस सबका एटलीस्ट ये फ्रंट पेज वाला इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो, ठीक है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। और जो मेन बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये छोड़ दो, डिग्निटी पीस क्वालिटी पता नहीं क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जीए में मत जाओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, यूएन में, हाँ सॉरी ये यूएन का है। इसमें अबाउट अस में एक तो मेन बॉडी
और उसके अलावा जो यूएन सिस्टम है, तो ये जो मेन बॉडी में जितने के नाम है, जैसे जनरल असेंबली, यहाँ खोल के जनरल असेंबली के बारे में एक पेज लिख लिया, सिक्योरिटी काउंसिल उसके बारे में खोल के जो एक दो पेज लिख लिया, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ये सारी जो इतनी है ये एकदम टॉप बॉडी है, मेन बॉडी है तुम्हारी, इसलिए इनका नाम मेन है। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, जो जनरल इंफॉर्मेशन है एज अ एस्पिरेंट को। उसके बाद की जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो तुमको एज अ न्यूज़ से मिलेगी। अगर कोई न्यूज़ में डिस्कस हुआ एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, उसके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में, देन यू हैव टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर। अगर एक बॉडी और उसके सब चीज़ के बारे में पढ़ते बैठोगे तो दैट्स मतलब कहीं नहीं होगा, फिर वही पढ़ते रह जाओगे, 2 साल बीत जाएगा, साल बीत जाएगा। सो हाउ वी हैव टू अप्रोच इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल यूएन इज why I am discussing it because UN एक बहुत important organization है। So you have to study about at least main organization और main information जितनी यहाँ से मिल गई, उसके अलावा फिर न्यूज़ पे रिलाई करना है, न्यूज़ में जैसे जैसे आएगा वो इन्फॉर्मेशन एडअप करना है। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसके अलावा फिर ये जो यूएन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, ये यूएन हैबिटेट, ये तुम एज अ पार्ट ऑफ वो पढ़ोगे, इन्वायरमेंट पढ़ोगे। उसी तरह से एफएओ, ये सब बीच बीच में न्यूज़ में आते रहेंगे, डब्ल्यूएचओ न्यूज़ में आता रहेगा, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड बैंक चीज़ें हैं। अगर बैठ के पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी, वैसे तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बट जस्ट अब इसमें यूनिसेफ है, WTO है, ICI, ये एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस भी पढ़ोगे इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और एटलीस्ट यहाँ पे इनके मोटा मोटी जो तुम्हारे यूएन सिस्टम हैं, फर्दर जो यूएन के सिस्टम हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सो वी विल ट्राई टू कवर यूएन की जो जनरल बॉडी है और यूएन के सिस्टम है, ये दोनों के बारे में एक बार जनरल इन्फॉर्मेशन बन गया तुम्हारा, मतलब 20-30 पेज के नोट्स बन गया तो यूएन कवर हो जाएगा। एंड यूएन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट कम्स इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड इट कम्स इन मेन ऑल्सो। तो एज अ बेस, एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बेस इंफॉर्मेशन वी हैव टू गैदर, और उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट वी विल गेट थ्रू द न्यूज़। जैसे यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, तो एज अ पार्ट तुम सिलेबस पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, बट अगेन तुमने चूंकि जी जनरल असेंबली के बारे में पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड जब भी न्यूज़ आ गया अगर उसमें ये मेंशन है, देन यू हैव टू प्रिपेयर इट, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट ईयर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ और उसमें किसी एक यूएन के बॉडी के किसी कमेटी या किसी दूसरे का मेंशन है, देन वी हैव टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। और बाकी कॉन्सेप्चुअली भी यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन रखती है कि समटाइम यू आर एबल टू डू इट, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा डिस्कस इसलिए किया कि यूएन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू एज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, ठीक है। Now again let's move to question number 77. Which of the following is the best assessment example of the polar code? A polar code का best मतलब स्टेटमेंट क्या है? अब कभी न्यूज़ में तुमने पढ़ा है पोलर कोड, तुमको याद आ गया तो चीज़ें ठीक है, वरना एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है। पोलर कोड एज सिलेबस में तो नहीं पढ़ते हैं, तो लेट्स सी पोलर कोड कहाँ। जैसे अगर मैं सर्च करूँगा पोलर कोड इंडिया, तो एक बार ये न्यूज़ आई थी, इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी रिलीज़ हुई थी। सो जब भी आर्कटिक पॉलिसी रिलीज़ होगी वो न्यूज़ में आई होगी, न्यूज़पेपर्स में, और इनफैक्ट ये मार्च 2022 का न्यूज़ है। तो मार्च 2022 में जो यूपीएससी ये बहुत करता है, जैसे कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है जून के एग्ज़ाम के लिए, तो पिछले महीने के अक्टूबर और तो पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनफैक्ट अप्रैल तक के लास्ट तक ही, मार्च तो है ही, और अप्रैल में भी ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये जो 5-6 महीना के न्यूज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स के मामले में, कि यही टेक्निकली करंट अफेयर्स हैं। बाकी यूपीएससी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो पास से भी पूछ सकता है, बट इस तरह की जो चीज़ें हैं जो रैंडम है, जो तुमको एकदम प्योरली करंट अफेयर्स है, तो पार्ट ऑफ द सिलेबस या दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, दैट आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्च में न्यूज़, 23 मार्च को न्यूज़ आया, तो अगर किसी ने भी ये 6 पिलर वाला खोल के देखा होगा, तो उसमें 6 पिलर है। तुम जब पढ़ोगे इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी क्या है, तो उसमें 6 पिलर पढ़ोगे। 6 पिलर का जब तुम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी का जब पढ़ोगे, सो यू विल गेट टू नो, अच्छा आर्कटिक नेविगेशन से रिलेटेड है, फ्री चैनल है, शिप विप से रिलेटेड है, शिपिंग विपिंग से, अकॉर्डिंग टू द पोलर कोड। सो अगर एकदम एग्जैक्टली नहीं भी याद है, तुमको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा एटलीस्ट ऑप्शन देख के कि हाँ यार ये तो शिप से रिलेटेड, कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था। सो यू विल बी एबल टू इजीली मार्क दिस क्वेश्चन इन शिप एंड ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर, क्योंकि बाकी दूसरे कहीं भी शिप या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड तो नहीं लग रहे हैं। सो दिस इज
इजीली कब कर पाओगे, जब तुमने वो न्यूज़ फिर फॉलो की होगी। तो दैट्स व्हाई फॉलोइंग न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर इंडिया कोई अपनी नई आर्टिक पॉलिसी बना रहा है, तो क्योंकि ये इंडिया की पॉलिसी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल की है। सो दिस वी हैव टू, तो जनरली यहाँ कवर्ड है, मंथली मैगजीन में भी जब ये आई होगी तो कवर होगी। सो दैट्स वाई न्यूज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट तक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि दिसंबर में छोड़ दिया कि अब इसके बाद का न्यूज़ नहीं, मार्च अप्रैल तक तुम्हारा इनफैक्ट न्यूज़ फॉलो करना ज़रूरी है। जून में एग्ज़ाम है तो जस्ट तुम जून की 1 महीना पहले का छोड़ सकते हो, बहुत बार आ जाता है। मई का छोड़ सकते हो अगर जून में एग्ज़ाम है तो, लेकिन उससे पहले का तो वी हैव टू गो थ्रू द न्यूज़, और इस तरह की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो तो पढ़नी है। अब जैसे छोटी मोटी चीज़ें अगर वो फिर मेंशन मिस हो जाए, बट इस तरह की बड़ी न्यूज़ की कोई पॉलिसी ही गवर्नमेंट बनाती है, इंडिया की आर्टिक पॉलिसी, वो तो एटलीस्ट पढ़नी है। अब देखो, अब वो डिपेंड करेगा कि इसको देख के तुमको याद आता है कि नहीं, बट अगर पढ़े होगे तो याद आ जाना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स। तुम देख, दैट्स वाई यूपीएससी प्रिपरेशन बिकम डिफिकल्ट, कि स्टैटिक पार्ट तो चीज़ें हो जाती हैं, बट करंट अफेयर्स का ही चक्कर पड़ जाता है। सो वॉट एवर आई एम गिविंग यू दीज स्टेप्स, जस्ट नोट इट डाउन। जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट राइट इट, अच्छा अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कोई भी बॉडी के बारे में तो उसके बारे में सर्च करके रखना है, तो जस्ट सो दैट व्हेन यू प्रिपेयर, तो अगर टाइम नहीं है तब तो कुछ नहीं कर सकते हो, तब तो जस्ट गो थ्रू द मंथली मैगजीन। बट अगर टाइम है तो अपनी जो भी न्यूज़ तुम देख रहे हो तो उससे भी प्रिपेयर मतलब करना है, ठीक है। और वैसे जनरली अगर कोई रिलीजियसली मंथली मैगजीन भी फॉलो करेगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें तुम्हारे हो जाएंगे। वो लास्ट के कंपाइलेशन वाली भी रिलीज करती है जो पूरे साल भर का करंट अफेयर है, उसमें बहुत बार इन सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट अगर मंथली मैगजीन तुम रिलीजियसली फॉलो करोगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का और हिंदू का न्यूज़पेपर फॉलो करोगे और थोड़ा बहुत क्यूरियसली सर्च कर लोगे तो, और कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़ें, जैसे कुछ क्वेश्चन में देखते हो कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होके हो जाता है, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एंड डू प्रीलिम्स क्वेश्चन, नॉट इजीली बट कर लोगे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 78 विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगेन देखो यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ऊपर था, अब ये फिर से, तो यूएन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आते हैं यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर। अब देखो बहुत डीप में भी किसी ने पढ़ा होगा तो ही विल नो दिस थिंग्स कि वो करता है कि नहीं, बट न्यूज़पेपर में भी पढ़ के बहुत बार ना चीज़ें की आइडिया हो जाती है। दैट्स वाई हर चीज़ दिमाग खुला रखो और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करो, और न्यूज़पेपर पढ़ो तो जस्ट समझ के पढ़ो, सो दैट इस तरह के क्वेश्चन हो जाए। अब देखो यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट, तो हाँ यूएन, अब देखो, और अगर कभी तुक्का मारना है तो अगेन आई एम गिविंग यू वन टिप, जैसे कि इस तरह के कैन वाले स्टेटमेंट है जो कि बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, तो वो जनरली सही होने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जिस तरह से वो बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी, जैसे ऊपर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के सारे कोस्ट में ये मिलता है, तो अगेन वो बहुत स्पेसिफिक हो गया कि सभी में मिलता है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जहाँ वो छूट नहीं सकता, तो उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं जो जनरिक हो सकते हैं, कैन ग्रांट ऑब्जर्वर, दे ही नहीं देगी कि हैव टू ग्रांट नहीं है, कैन ग्रांट है, तो ये जनरली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगेन प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बार बहुत से स्टेटमेंट एब्सोल्यूट भी होते हैं, वो ट्रू होते हैं, और बहुत से स्टेटमेंट एब्सोल्यूट मतलब जेनरिक भी होते हैं तो वो गलत होते हैं, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी वाइज एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, और इस तरह से जेनरिक स्टेटमेंट जो हमको पता है कि हाँ यार क्यों नहीं, यूनाइटेड नेशन एक जनरल असेंबली है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्यों नहीं ग्रांट कर सकती है किसी भी नॉन मेंबर स्टेट को अपना ऑब्जर्वर का स्टेटस, कि जस्ट जाके देखो, ऑब्जर्व कर लो चीज़ें, हाँ कर सकती है, इट्स ट्रू। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस टू यूएन जनरल असेंबली, यस दिस इज ट्रू। तुम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क है तुम्हारा, जो बहुत सारी कंट्री मिलके, जैसे इंडिया वाले मिलके, जैसे सार्क है तुम्हारा, बीमस्टेक है, ये सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट गवर्नमेंट मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वो सब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस सीक करती है। you will follow the news, तो you will get to know कि हाँ वैसे ऑर्गेनाइजेशन जब मेंबर में यूनाइटेड नेशन का मेंबर का जब लिस्ट जस्ट गो थ्रू करोगे, मेंबर का लिस्ट गो थ्रू तो करोगे एटलीस्ट, यू डोंट हैव टू लर्न इट बेटर, जस्ट अगर किसी ने गो थ्रू भी किया होगा तो ही विल गेट टू नो कि बहुत बार ऑब्जर्वर या चीज़ों में जो इस तरह की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हैं वो होती हैं। और अगेन
जेनरिक स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वर स्टेटस जनरल किसी भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकती है, हाँ क्यों नहीं दे सकती, जरूर दे सकती है। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन, अगेन फिर कैन मेंटेन मिशन, हैव टू भी नहीं है। तो अगर कोई परमानेंट ऑब्जर्वर है यूएन जनरल असेंबली का, कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर, तो ऑब्वियसली अगर वो परमानेंट ऑब्जर्वर है वहां का, तो परमानेंटली वहां क्यों नहीं मिशन मेंटेन करना, मतलब अपने बंदे वहां रखना, मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर में क्यों नहीं मेंटेन कर सकता है। तो ट्रू है, तो लग रही है मोस्टली ये तीनों चीजें ट्रू हैं। तो इस तरह से बहुत बार तुम कॉन्सेप्चुअली बहुत चीजें याद भी एग्जैक्टली नहीं होती है, बट कॉन्सेप्चुअली जब तुम बहुत बार पढ़ोगे, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत बार देख के ना यू विल नो कि कौन से क्वेश्चन जनरली सही है, कौन से क्वेश्चन नहीं है। सो इस तरह की चीज में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नाउ विद द रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन टी बोर्ड बहुत ज्यादा कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई बहुत तगड़ी डिपार्टमेंट नहीं है। टी बोर्ड होगा, उसी तरह से कॉफी बोर्ड होगा, हो सकता है टोबैको बोर्ड होगा, या कुछ भी बोर्ड, कोई भी एग्रीकल्चर का बोर्ड होगा, राइस बोर्ड होगा। सो उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं न्यूज में टी बोर्ड मेंशन होगा, दैट्स व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इंडिया। और चूंकि यू नो कि जब तुम ज्योग्राफी का एज पार्ट पढ़ोगे, टी इज वन ऑफ द असम का टी काफी फेमस है, मतलब इंडिया एक वन ऑफ द टॉप मतलब एक्सपोर्टर्स है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग कमोडिटी होता है टी का। तो कभी न्यूज में आएगा तो वहाँ टी बोर्ड मेंशन होगा, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कि तुम एटलीस्ट जाके देखो। तो फॉर एग्जांपल अब क्या है कि टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। टी बोर्ड हेडक्वार्टर ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। टी बोर्ड हैज ओवर ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। सो अगर मान लो कि ये गलत है तो इस तरह के अगेन यहाँ पे वो वाली चीज़ें अच्छा बस 4 में ही एलिमिनेट नहीं हो रही। तो जस्ट लेट्स सी, अगर टी बोर्ड तुम्हारे न्यूज़ में आया है, ये पोलर कोड हो गया, ये हो गया, अगर मान लो टी बोर्ड तुम जस्ट न्यूज़ में है, तो ये तो खैर बात की न्यूज़ है। लेट्स सी कब की न्यूज़ है ये जनवरी वाली ट्यूब है। जैसे टी बोर्ड अगर मैं न्यूज़ में देखूंगा तो जैसे कि 4 दिन पहले भी टी बोर्ड न्यूज़ में आया था, जैसे टी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू टी बोर्ड इंडिया चेयरमैन ये किए हैं। सो जस्ट क्यूरियोसिटी अगर किसी को होगी कि अच्छा टी बोर्ड क्या होता है, या टी बोर्ड का इंडिया चेयरमैन, अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उसमें बोल रहा है कि टी बोर्ड का चेयरमैन ये बात बोला था, तो यू शुड नो कि यार टी बोर्ड कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की मतलब बॉडी है, मतलब अथॉरिटी, मतलब इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसके चेयरमैन जो बात बोला वो उसी से फिर न्यूज़ की बात आई। उसी तरह से दूसरी न्यूज़ भी पढ़ोगे फाइनेंशियल लिटरेचर, इसमें भी कहीं ना कहीं टी बोर्ड होगा, TEABOA। टी बोर्ड देखो, आफ्टर कंसल्टेशन सेज द टी बोर्ड न्यू ऑक्शन सिस्टम इन द नॉर्थ इंडिया ओनली आफ्टर कंसल्टेशन से टी बोर्ड, यानी ऑक्शन होगा कि नहीं इंडिया में ये कंसल्टेशन के बाद ही बताएंगे। तो मतलब टी बोर्ड के पास वो पावर है कि टी से रिलेटेड सारी डिसीजन ले सकता है। तो जब अगर तुमने कभी न्यूज़ में इस तरह से किसी ने अगर पढ़ा होगा, ये जैसे 23 दिसंबर 2022 को न्यूज़ आई थी, तो ये तो खैर दिसंबर की लास्ट ईयर की न्यूज़ है, और तो हो सकता है 21 में भी इस तरह से कोई टी से रिलेटेड न्यूज़ आई होगी। सो अगर कोई भी ये होगा, ही जस्ट सर्च, यहाँ टी बोर्ड सर्च करेगा एंड ही विल जस्ट डोंट गो टी बोर्ड के ऑफिशियल साइट में मत जाओ, जस्ट गो देयर, कोई जो भी मिनिस्ट्री है, क्योंकि अल्टीमेटली टी बोर्ड बहुत जेनरिक है। तो अगर ऑलवेज, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत यूपीएससी पूछती है कि अच्छा ये किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो और इसी तरह के कंफ्यूजिंग चीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये टी बोर्ड तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है, और यूपीएससी यहाँ पे लिख दे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, देखने में बड़ा सही लगेगा। हाँ, टी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फार्मर और उगाते हैं टी, तो हाँ फार्मर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहिए टी बोर्ड। बट ये फिर ट्रिक क्वेश्चन होता है। तो जिसने भी अगर टी बोर्ड सर्च किया होगा, तो टी बोर्ड का एटलीस्ट वो राइट क्लिक करके ये पहला जो इंट्रोडक्शन का पेज है, अगर कोई भी क्यूरियस यूपीएससी एस्पिरेंट होगा जिसने टी बोर्ड के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ा हो, राइट क्लिक करके खोलेगा, तो ही विल गेट टू नो टी बोर्ड सेटअप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये तुम्हारा, अरे वाह, ये वाला आंसर तुमको पता चल गया, अरे ये तो ट्रू है। फिर इसने ये देख लिया कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है, तो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, ये फॉल्स है। अगर 2 फॉल्स है तो तुम्हारा बी कट गया, और किसमें 2 है, बस बी ही कट रहा है तुम्हारा, ठीक है। टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु।
अब इसने फर्दर आगे थोड़ा पढ़ा कि अच्छा ये है डेवलपमेंट टी बोर्ड 32 मेंबर है, चेयरमैन ये है, अपॉइंटमेंट है डिफरेंट इंडस्ट्री एंड बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन कोलकाता। अब उसने बोर्ड हेड ऑफिस सिचुएटेड इन कोलकाता पढ़ा। अब देखो कोलकाता याद ना रहे, बट कुछ अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग एरिया है दैट इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन, और अगर क्या बोलते हैं ये एरिया है मतलब तुम्हारा आसाम का एरिया भी है, दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर टी प्रोडक्शन। तो अगर उसका टी बोर्ड का हेडक्वार्टर होगा वो उसी नॉर्थ ईस्ट साइड में ही होगा। तो अगर कोलकाता में तो अच्छी बात है, वहां सबसे पास है। तो अगर किसी में नहीं पढ़ा होगा तो, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा उसको याद नहीं है कि कहाँ था, बट ये सोचेगा कि यार बेंगलुरु में क्यों होगा, ज़्यादा मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया उधर है। सो ही विल नो कि यार बेंगलुरु में तो नहीं था, दिस इज फॉल्स। अगर उसको 3 फॉल्स पता है तो अगेन ये कट गया, ये कट गया, और तुम्हारा यानी कि इसके जस्ट किसी ने इतना भी अगर पढ़ लिया, इसको इतना भी रिटेन कर लिया कोलकाता तक, तो ही विल बी एबल टू। सोचो यूपीएससी का एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया उसका। बट अगेन दिस इज नॉट सिंपल, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन यार न्यूज़ पढ़ना, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना कि अच्छा टी बोर्ड का न्यूज़ है, देन क्यूरियस है ना, क्योंकि अब देखो ये टी बोर्ड एक बोर्ड है, उसी तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर तुम्हारा टोबैको बोर्ड भी है, स्पाइस बोर्ड भी है, रबर बोर्ड भी है, कॉफ़ी बोर्ड भी है। तो लेकिन अगेन यहाँ पे टी बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टी बोर्ड का टी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। बट अगेन ये सारी भी हैं, फिर फर्दर दूसरी चीज़ें भी होंगी। तो अगेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, द ओनली वे इज जस्ट फॉलो द न्यूज़, और उसमें क्यूरियस एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि पढ़ के थोड़ा बहुत चीज़ें उसके बारे में पता हो कि हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी है, और चीज़ें अगर याद होंगी, किसी ने पढ़ा होगा, सो ही विल बी एबल टू सक्सेसफुली आंसर द क्वेश्चन। जिसने नहीं पढ़ा होगा सो ही वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहीं पे तो डिफरेंस आता है कि किसका प्री में होगा, किसका नहीं होगा, या कौन 180 नंबर ले आएगा 200 में, और कौन जस्ट नॉर्मल कट ऑफ क्लियर करके पास करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो जस्ट सोचो एक इसमें यहाँ का पढ़ के एक यूपीएससी का क्वेश्चन तुम्हारा निकल गया। बट अगेन सब पॉसिबल नहीं है यार, जैसा हमने गूगल पहले भी किया था कि 48 मिनिस्ट्रीज हैं, 48 मिनिस्ट्री के अंदर मान लो ये हैं, तो ऐसे ही 200 300 400 हो गया। उसमें सबका रिमेंबर रखना, कौन स्टैट्यूटरी कौन नहीं, सबका ऑर्गेनाइजेशन का है, डिफिकल्ट है। तो जस्ट अगेन सब इसीलिए दैट्स वाई आई से कि दीज टाइप ऑफ थिंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि तुम अगर इसको एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर करोगे तो कुछ भी फिर याद नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ थिंग, जो बोर्ड्स हैं, जो कोई रिपोर्ट, कोई एक ऑर्गन है, गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो छोटा मोटा है, उतना कोई मेजर बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, या कोई मिनिस्ट्री नहीं है, वो उसके बारे में जस्ट प्रिपेयर ओनली व्हेन यू सी इट इन द न्यूज़। या करेंटली जो कंपाइलेशन कर रहे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके जब मंथली मैगजीन में पढ़ोगे तो आएगा। तो अगेन चीज़ें फिल्टर होंगी। अब उसमें किस्मत, फिर एक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि यूपीएससी भी जनरली जो रिसेंटली न्यूज़ में रहेगा तो वो पूछेगा। तो अगर तुमने अपने न्यूज़ के बेसिस पर भी प्रिपेयर कर लिया है लिस्ट, और क्या बोलते हैं, और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी बेसिस पे जस्ट लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है एंड यू हैव रिवाइज्ड दिस, तो यू विल बी सक्सेसफुली एबल टू अटेम्प्ट। अगर यूपीएससी ऐसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें से 10 में से 7 या 8 तो तुमको पक्का आ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी भी थोड़े तो वो रखेगी। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब तो फिर हाय हाय मच जाएगा। ठीक है, फिर वो चेक होने लगेगा कि कौन कितना रटता है। फिर वो यूपीएससी कैसे वेरीफाई करेगी कि वो अवेयर सिटीजन क्यूरियस है कि नहीं। क्यूरियस तुम्हारा होना तभी पता चलेगा जब तुम रिसेंट की न्यूज़ पढ़ो और उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च करो, तभी क्यूरियोसिटी पता चलेगी। अब और यूपीएससी ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुम 10 साल तक या 5 साल 6 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहो। तो इसलिए जनरली जो इस तरह से करंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो यूपीएससी वही पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं या जो कि रिसेंटली न्यूज़ में होता है। तो दैट्स वाई न्यूज़ से कैसे तुम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ में कोई बॉडी जैसे पता चली, जैसे अभी हमने देखा कि ये न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में करके अगर किसी ने सर्च किया होगा और उसके बारे में अगर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा, इस पूरा पैराग्राफ में से अगर उसको शुरू की 3 लाइन 4 लाइन, मतलब 3 लाइन 1 वर्ड भी याद बस इतना होगा, तो ही वुड हैव बीन सक्सेसफुली ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि हाँ ये ट्रू है, ये फॉल्स है। एटलीस्ट ट्रू से ना आंसर निकले तो फॉल्स से तो बहुत ईजी एलिमिनेशन मेथड से निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं मेंशन होगा कि दुबई और मॉस्को में है। तो जब डिस्कस कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं कि दुबई मॉस्को में, देखो लंदन दुबई और मॉस्को में उनका ओवरसी का ब्रांच है, ये भी इसमें लिखा है। तो एग्जैक्टली यूपीएससी ने यहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर।
क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। लेट्स क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज द टर्म ग्रीन वॉशिंग। अब ये अगेन ग्रीन वॉशिंग ये मिक्स है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड। सो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली यही होता है, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंट साउंड। मतलब एक तरह से ग्रीन वॉश कर दिया है, मतलब ग्रीन वॉशिंग की तरह पेंट ग्रीन कर दिया तुम्हारा अंदर। ग्रीन इससे जनरली इन्वायरमेंट फ्रेंडली साउंड होता है, तो इसका मतलब ग्रीन वॉशिंग मतलब हो गया कि तुम्हारी चीज़ें हैं तो नहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बट तुम ऐसा शो कर रहे हो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो उसके लिए एक काम है कि तुम टेक्निकली ऊपर से पेंट कर दिए, ग्रीन वॉश कर दिए उसको। जैसे व्हाइट वॉशिंग होता है ना, व्हाइट कलर से पेंट करना, उसे ग्रीन वॉशिंग इज ग्रीन कलर से पेंट कर दिया, यानी कि जस्ट तुम अपीयर कर रहे हो कि तुम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो बट इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो। तो अगेन दिस इज, इस तरह के टर्म्स ना न्यूज़ में आते रहते हैं। अगर मैं गूगल सर्च करूँ ग्रीन वॉशिंग, द हिंदू सर्च किया अगर, तो देखो द हिंदू में भी नवंबर 2022, ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स के बाद आया है, बट अगेन नवंबर 2022-2023 में भी, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। उसी तरह से पास्ट में भी न्यूज़ में देखोगे कि तो कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग टर्म आता रहता है। और अगर किसी को नहीं भी पता है तो नॉन इंक्लूजन ऑफ द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉस्ट इन द एनुअल financial statement, conveying a false impression that ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development, making mandatory provision for environmental cost in the government project, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल कॉन्सेक्वेंस। ये तो अच्छी बात है, तो ये तो पक्का नहीं हो सकता है ग्रीन वॉशिंग। मतलब अगर तुम वर्ड पे जाओ, ग्रीन वॉशिंग मतलब जस्ट ग्रीन पेंट कर दिया कि वो ग्रीन दिखे, बाकी जस्ट ऐसा ये भी कर मतलब वॉशिंग मतलब एक तरह से तुम छल कपट कर रहे हो उसको, मतलब तो यही वही है, फॉल्स इंप्रेशन वाला ही चीज़ है। अगर किसी ने पढ़ा होगा, न्यूज़ में फॉलो किया होगा, ही नोज, तब तो इजीली कर लेगा। और किसी को तुक्का भी मारना होगा तो उसको अगर पता है कि अच्छा वॉट वॉशिंग चूना, मतलब ग्रीन वॉशिंग इज अ टर्म, जस्ट पेंट कर दिया, इसका मतलब अंदर कुछ और है ऊपर से कुछ और दिखा रहा है, तो एक तरह से फॉल्स इंप्रेशन था, तो यही होगा। बाकी नॉन इंक्लूजन चीज़ें या कहीं भी फॉल्स इंप्रेशन वाली चीज़ें नहीं है, बट ये नॉन इंक्लूड किया तो मतलब गलत किया तो है, बट कुछ उस तरह से नहीं है कि फॉल्स कुछ मतलब अंदर कुछ और है ऊपर कुछ और है टाइप कर रहा है। इग्नोरिंग डिजाइन, ये बस इग्नोर कर दिया उसको, चीज़ें ये कर दी, ये तो गलत काम कर रहा है। मतलब एक तरह से कंपनी प्रोडक्ट को बोल रहा है कि इको फ्रेंडली है, जबकि असल में वो इको फ्रेंडली नहीं है, तो यही ग्रीन वॉशिंग है। मतलब जस्ट उसको तुम पेंट कर रहे हो, मतलब है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। तो कॉन्सेप्ट भी पता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और जस्ट अगर तुक्का मारना है तो भी ऑप्शन देख के यू विल नो कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भी इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जो सिलेबस का तुम्हारा पार्ट है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, वो तो फिर तुम्हारे गोल्डन न्यूज़ है, वो तो पता होनी चाहिए। ठीक है। Now again question number 81, consider the following statement. High cloud primarily reflect the solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have the higher absorption and infrared. Again ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में तुम एल्बिडो इफेक्ट पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ सनलाइट आती है तो कुछ क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो एक बार अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है तो अर्थ इंफ्रारेड एमिट करता है, तो अगेन वो ज़्यादा उसके वेवलेंथ बड़े होते हैं तो उसको फिर क्लाउड कैप्चर कर लेता है। तो इंफ्रारेड क्लाउड और इन्वायरमेंट तुम्हारा एटमॉस्फेयर भी कैप्चर कर लेता है, और जो कि सन से लाइट आती हैं वो तुम्हारी शॉर्टर वेवलेंथ की होती है तो वो पेनिट्रेट करके आ जाते हैं। तो वहाँ ना जनरली व्हाट आई रिमेंबर वहाँ क्लाउड लिखा है, हाई क्लाउड और लो क्लाउड नहीं लिखा है। बट अगेन देखो, लेट्स सी कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आई गेस मेरे ख्याल से हाई क्लाउड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है, क्योंकि बहुत हाई क्लाउड जो होता है वो देखोगे कि बिखरा बिखरा सा होगा और उसमें उतनी ज़्यादा वो भी रिफ्लेक्ट करता होगा, बट प्राइमरी रिफ्लेक्ट नहीं करता होगा, वो कुछ रिफ्लेक्ट करता है। मेन जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो नीचे वाले क्लाउड करते हैं, जो घने बादल छा गया, धूप रुक गया, वो हाई क्लाउड नहीं करता है, वो नीचे वाले क्लाउड ही करते हैं। तो हाई क्लाउड, तो आई थिंक दिस इज फॉल्स, लोअर क्लाउड ही करते हैं। लो क्लाउड्स ऑफ हाई एब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द, अगेन लो क्लाउड तुम्हारे लो भी हैं और ज़्यादा घने भी होते हैं, तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करें। बट अगेन व्हाट आई से कि यहाँ रिस्क लेने वाली बात है। मुझे लग रहा है कि ये ट्रू है, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस हमने पढ़ा था वहाँ पे
ये क्लाउड मेंशन है, कहीं हाई और लो मेंशन नहीं है, बट वी विल अगेन व्हेन विल गो थ्रू द सिलेबस ये वाला इफेक्ट हम तुम्हारे एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे एंड इसमें जीसी लियोंग में भी पढ़ेंगे। मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट हो सकता है हाई लो मेंशन है। वी विल व्हेन विल गो थ्रू दैट वी विल जस्ट रीड इट, ठीक है, स्टडी। बट द आइडिया इज दैट दिस इज द पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी सिलेबस, हार्डकोर ज्योग्राफी सिलेबस है, कोई करंट अफेयर नहीं है। तो दैट्स व्हाई यूपीएससी मेंटेन्स करंट से भी क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से जो सिलेबस क्वेश्चन आते हैं दैट आर सपोज टू बी इजी फॉर यू, क्योंकि तुम सिलेबस बार बार पढ़ोगे, बार बार रिव्यूज करोगे, बट करंट अफेयर्स इज नॉट, उतना टाइम नहीं रहता कि बार बार रिवीजन कर पाओ। सो करंट अफेयर्स बस देख के याद आ जाए, लेकिन उसमें गलत भी होने के चांसेस हो सकते हैं, उतना मतलब उतना मार्क है, बट ये वाला तो मतलब फिर तो जेल टर्म हो जाना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, बट फिर भी गलत हो जाता है, जस्ट मजाक में कह रहा हूँ। बट द आइडिया इसकी जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है एटलीस्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट का, वो गलत ना हो क्वेश्चन। बाकी हिस्ट्री चूंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, व्हेन विल स्टडी यू विल गेट टू नो यार एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें सब याद रखना। और हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी हैव सीन कि बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं, वो फैक्चुअल होते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत चल जाता है उस तरह से। करंट अफेयर में भी थोड़ा बहुत चल जाता है, बट इकोनॉमी क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो गए, इसके एटलीस्ट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये गलत नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि जनरली इंटरेस्टिंग सिलेबस होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, सो वो है, ठीक है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। BDBD is the large refugee settlement of the northwest Kenya. Some people who fled from the South Sudan civil war live in BDBD. Some people who fled from the civil war in the Somalia live in the Dadaab refugee complex of the Kenya. ठीक है, अब अगेन 1 2 सही है, 2 सही है। इसमें अगर पता है कि 2 गलत है तब तो आंसर आ जाएगा 3 ओनली, और 1 है तो नहीं आएगा। अगर 3 गलत है तो भी फिर 50-50 में अटक जाओगे। बट द आइडिया इज दैट कि आई डोंट नो कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, बट द आइडिया इज कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इसमें जो भी न्यूज़ पढ़ोगे तो न्यूज़ में एक वर्ल्ड न्यूज़ का भी सेक्शन होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली यूपीएससी में ये माना जाता है कि जो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है या इंडिया को अफेक्ट करने वाले न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, बट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि इस तरह की जो चीज़ें सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल बात नहीं है, यहाँ पे रिफ्यूजी की बात चल रही है जो कि एक इंटरनेशनल कंसर्न है। रिफ्यूजी कहीं भी अगर हो रहा है, उसी तरह से कहीं भी वायलेंस हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कहीं पे, वो वाला लास्ट ईयर उस जगह का नाम यूपीएससी पूछ ली थी कि ये जगह रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ ये किस कंट्री में है। या यूपीएससी इस तरह से पूछती है, सीरिया का कोई लोग था कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछती अगर वर्ल्ड न्यूज़ है, अगर कहीं वायलेंस हो रहा है, कहीं रिफ्यूजी क्राइसिस है, कहीं पे लोग भाग रहे हैं कहीं से, या कहीं पे तुम्हारा सिविल वॉर चल रहा है, तो यूपीएससी एटलीस्ट एक्सपेक्ट्स कि तुमको उस कंट्री का और वो जो उससे रिलेटेड लोकेशन है उसका नाम तुम मतलब उसको सीरियसली क्यूरियसली पढ़ो न्यूज़ को। और अगर वो कोई देखो अब 1-2 टेररिस्ट अटैक होगा वो तो चीज़ें ठीक है, बट अगर कोई सही में बड़ी चीज़ें हैं तो वो बार बार न्यूज़ में आएगी, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कि उसका तुमको नाम याद होना चाहिए। उसी तरह से सीरिया वीरिया की जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, या अफगानिस्तान में जब तालिबान की लड़ाई चल रही थी, तो कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ थे जहाँ पे जो बार बार न्यूज़ में आते थे, तो यूपीएससी हैव आस्क्ड इन द पास्ट अबाउट दोज सिटीज़ ऑल्सो, दोज लोकेशन ऑल्सो। और अब यहाँ पे भी देखो यूपीएससी ने पूछा जो अफ्रीकन कंट्री में तुम्हारा नहीं कीनिया साउथ सूडान, हाँ ये अफ्रीकन कंट्री में तुम्हारा क्या यार हाँ अफ्रीकन कंट्री है यार, ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ें नहीं है, ये कंट्री का नाम, इसलिए दैट्स वाई मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, चूँकि इंडिया के अफ्रीका के मतलब इंडिया अफ्रीका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मतलब एक तरह से कॉन्टिनेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अब इंडिया खुद ही डेवलप कंट्री है, तो इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्री है जो तुमसे थोड़ी सी नीचे हैं वही तुम्हारे पोटेंशियल मार्केट हो सकते हैं। अब तुम चाहोगे कि तुम्हारे प्रोडक्ट अमेरिका और यूरोप में बिकने लगे, तो बहुत डिफिकल्ट होगा वहाँ पे मार्केट एक्सपैंड करना, क्योंकि वहाँ के अपनी मैन्युफैक्चर
क्यों नहीं वहाँ से लोग लेंगे। सो इस तरह की, तो अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे अगर कोई वायलेंस हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वायलेंस हो रहा है, तो एज अ कंसर्न्ड सिटीजन, कंसर्न्ड ह्यूमन बीइंग, यू शुड बी, मतलब इतना दुख और तकलीफ और इतना तुमको कंसर्न होना चाहिए कि यू शुड एटलीस्ट नो कि अच्छा यहाँ के लोगों के साथ बुरा हो रहा हो, यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप है। सो अगर जो, मैं तो नहीं था आई गेस, तभी मुझे आंसर नहीं आना था, बट यूपीएससी एक्सपेक्ट कि इस तरह की कहीं भी वायलेंस हो रही है, या कहीं भी सिविल वॉर हो रहा है, या कहीं भी इस तरह की उथल पुथल चीज़ें हो रही हैं, जैसे किसी ने कूप कर दिया म्यांमार में, जैसे किसी ने तख्ता पलट कर दी, चीज़ें पड़ी, जनरल इलेक्शन की बात नहीं जो, बट बड़ी जिससे आम ह्यूमन लाइफ अफेक्ट हो रही है, लोगों की जान जा रही है, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कि तुम एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि, और एक अवेयर पर्सन जो कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहता है, यू शुड बी कंसर्न्ड इनफ, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, अगेन लेट्स क्वेश्चन नंबर 83। तो द आइडिया इज दैट कि जो वर्ल्ड न्यूज़ हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड न्यूज़ में यूल सी कि पास्ट में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत डीप नहीं पूछता, जनरली लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये लोकेशन था, ये जगह था। तो वर्ल्ड न्यूज़ में अगर कोई भी सिटी या कोई भी लोकेशन, या फॉर एग्जांपल कोक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप है तुम्हारा रोहिंग्या का, इस तरह की चीज़ें, और कहीं रिफ्यूजी कैंप है या कुछ और है, तो उसके नाम एटलीस्ट तुम्हें याद होने चाहिए। अगर वैसे एकदम मुज़बानी याद नहीं भी है तो एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए कि एटलीस्ट जो सामने आंसर तुम्हारा लिखा हुआ है उसको देख के एटलीस्ट याद आ जाए। ठीक है, Consider following countries: Armenia, Azerbaijan, Croatia, Romania, Uzbekistan. Which of the following are the members of the organization of the Turkic state? अब तुमको पता चलेगा टर्की स्टेट टर्की कंट्री है, बट टर्की के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की कैसे, बेसिकली ऑटोमन अम्पायर। जब तुम थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक ज़माने में ऑटोमन अम्पायर था, उसके बहुत ज़्यादा एरिया था, वो ब्रेक हो के आजकल टर्की का। तो ये जो टर्की के स्टेट है बेसिकली ऐसे ये स्टेट होंगे जो कि टर्की से, मतलब एथनिसिटी कहीं ना कहीं टर्की से मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही कंट्री, अगर तुमको इसको नहीं भी पता है तो देखो कॉन्सेप्चुअली यू कैन अटेम्प्ट इट। तुमको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की के स्टेट है, तो ऑर्गेनाइजेशन ही जब टर्की के स्टेट का है तो इसका मतलब ऐसे स्टेट्स जो कि टर्की से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, यानी कि टर्की के इथनिसिटी होगी, वहाँ पे टर्किश पीपल होंगे थोड़े बहुत भी। ठीक है, और तुमको पता है कि टर्किश पीपल बेसिकली मुस्लिम वाली कल्चर और मुस्लिम वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतना तुमको एज अ अवेयर बंदा पता होना चाहिए। अब लेट्स सी उस हिसाब से वी आर एबल टू, अब इसमें वी नो फॉर श्योर कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई थी, तो यूपीएससी इसी तरह से देता है। तो जनरली इस तरह की लड़ाई वही यार, दुनिया में यही लड़ाई चल रही है इथनिसिटी पे कि वो मेरे जैसा नहीं है तो मार दो। अब चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे लैंग्वेज पे बेसिस पे हो, चाहे इथनिसिटी के बेसिस पे हो। तो आर्मेनिया अजरबैजान वाली भी वही लड़ाई है। जो अजरबैजान है तुम्हारा वो तुम्हारे टर्किक लोग हैं, और आर्मेनिया तुम्हारा शायद यूरोपियन वाले इससे आते हैं। तो तुमको ये बात तो तुमको पता होगी, अगर अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई है मतलब इथनिसिटी डिफरेंट है, और अजरबैजान का क्लियरली सपोर्ट कर रहा है तुम्हारा जो तुम्हारा टर्की है वो तुम्हारा क्लियरली सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों सपोर्ट करेगा? जब वहाँ के एथनिक वाले लोग हैं तभी सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आर्मेनिया में नहीं है। तो आर्मेनिया में नहीं है तो तुम्हारे अपने आप ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 2 कट गया। उसी तरह से तुम पढ़ोगे कि अच्छा रोमानिया, उज़्बेकिस्तान, क्रोएशिया। अब क्रोएशिया मुझे पता था, क्रोएशिया लास्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल का शायद क्रोएशिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। सो क्यूरियसली आई सर्च कि क्रोएशिया कहाँ है, तो क्रोएशिया यूरोप में तुम्हारा यहाँ पे है, यूरोप में इटली के बगल में है। तो यू नो कि भाई यूरोप में अब ऐसी कोई कंट्री ज़्यादा से वहीं क्रिश्चियनिटी अब वहाँ पे है, और ऐसी कोई टर्किक डिसेंडेंट वाली कंट्री नहीं है कि जो ऑब्वियसली टर्किक लोग, टर्किक ओरिजिन के लोग होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, बट ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री ही मतलब पूरी उस तरह से एथनिक वाली है। एटलीस्ट क्रोएशिया तो नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने उस टाइम। सो यू थोड़ी बहुत अगर भी तुमको पता होगा कि अच्छा आर्मेनिया, इससे ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे। क्रोएशिया अगर तुमको पता है कि यूरोप के ऑलमोस्ट इटली के बगल में है और मेन यूरोप का पार्ट है, तो वो टर्की के स्टेट का पार्ट नहीं रहेगा कि ऐसे भी यू और इसमें अलग ही उनका वो है। सो यू विल नोट दैट कि क्रोएशिया नहीं है, सो दिस 3 विल गेट कट। सो अगेन तुम्हारा 2 और 5 आ जाएगा। 2 अजरबैजान टर्की मदद करता है, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तिजिकिस्तान ये कुछ हद तक वो एक प्रीवियस टर्किक वाले मूल के वहाँ लोग हैं।
एक तभी थोड़ा वहाँ इसलिए, और वहाँ तुमको पता है कि ठीक है मुस्लिम इन्फ्लुएंस भी है उज़्बेकिस्तान, ये हो सकता है। तो अगर वो नहीं भी पता है, जस्ट थोड़े बहुत इथनिसिटी के बारे में, पास्ट एम्पायर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो उस बेसिस पे भी यू विल बी, और अभी का करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्या है। तो अगर तुमको इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है तो ये दोनों पॉइंट कट जाएगा, और तुमको क्रोएशिया का लोकेशन पता है कि यूरोप में आती है, ऑब्वियसली बहुत यूरोप में वैसी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, वरना इतना मारकाट नहीं मचा रहता वहाँ, एंटी मुस्लिम माइग्रेंट को लेके सब वहीं चले जाते हैं। तो तुमको पता है कि क्रोएशिया ऐसे ही कोई टर्की ज़्यादा एथनिसिटी वाली डोमिनेटिंग नहीं है कि टर्की के स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन ही ज्वाइन कर ले। सो यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि तुमको नहीं भी आता है। तो दिस इज हाउ अंडरस्टैंडिंग काम आ जाती है यूपीएससी के क्वेश्चन में। और तुम देखे होगे कि इट्स नॉट वन क्वेश्चन में, बहुत ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन में काम आती है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुजरात हैज़ द हाईएस्ट, अब देखो गुजरात है द लार्जेस्ट सोलर पार्क। इस तरह कभी भी इन सोलर पार्क बनते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कोई स्टेट करता है तो वो न्यूज़ के पार्ट रहते हैं। और खासकर सोलर पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काफ़ी इससे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी आजकल ये में है, मतलब फैशन में है, और लोग उस पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जस्ट इन्वायरमेंट की वजह से। सो सोलर पार्क अगर कहीं भी लार्जेस्ट सोलर पार्क बनेगा तो दैट इज न्यूज़। तो आई हैड रेड द न्यूज़, आई नो इट्स नॉट इन गुजरात, इट इज़ इन राजस्थान में है। नाम एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट आई नो कि राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। सो अगर गुजरात में नहीं है तो दिस पॉइंट इज फॉल्स, तो मेरा अपने आप ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब या तो 2 सही है या तो 3 सही है। अगेन इसमें पता होगा केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर पावर इंटरनेशनल यूथ, ये कुछ मतलब साल पहले, शायद कुछ साल रिसेंट तो नहीं है, कुछ साल पहले आई थिंक कोचीन बना था, उसको कुछ अवार्ड मिला था। सो आई न्यू दैट दिस इज द ट्रू। एंड अगेन गोवा हैड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक सेल, ये भी न्यूज़ में कभी था इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें, बट इट वाज नॉट गोवा, आई थिंक इधर ईस्ट का कुछ आंध्रा था। तो आई न्यू कि दिस इज फॉल्स। तो दिस इज 2 इज ट्रू एंड 3 इज फॉल्स, तो तुम्हारा 2 सही आंसर है। तो दिस इज हाउ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो वो तो तुमको इंपॉर्टेंट है ही। कहीं भी सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तो जनरली वही होगा, कोई यहाँ भी अब ऐसे जेनरिक नहीं पूछ देगी कि मतलब अच्छा 4th लार्जेस्ट कहाँ पे है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बट हाँ, सबसे बड़ा सोलर पार्क है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग वर्दी फॉर बीइंग द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, एक तरह से अच्छी बात है। और मेडिकल से और कोई ऐसा नहीं है, नहीं तो रहता न्यूज़ में। तो दैट इज ऑल्सो वर्दी ऑफ बीइंग यूपीएससी क्वेश्चन। और अगेन लार्जेस्ट फ्लोटिंग वोल्टाइक प्रोजेक्ट है, तो दैट इज ऑल्सो, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा चीज़ है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट को कि कोई भी अगर सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ है, कब सबसे बड़ा खासकर सोलर से रिलेटेड सोलर प्लांट कहाँ है, उसी तरह से सबसे बड़ा मतलब इस तरह की चीज़ें जो मतलब कुछ भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, राइस का या वीट का, इसलिए जो सबसे बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है या चीज़ें हैं इस तरह के, सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क हैं या सबसे लार्जेस्ट कोई और मतलब रिफाइनरी है, चीज़ें हैं, उन सब के बारे में जब भी न्यूज़ में पढ़ो या चीज़ें पढ़ो तो दैट इज़ वर्दी ऑफ योर गेटिंग बिकमिंग पार्ट ऑफ योर नोट्स। एंड वो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यूपीएससी पूछे, एटलीस्ट जो मेजर है, बड़ा है, ठीक है। With reference to the United Nation Convention of the Law of the Sea, consider the following. अब United Nation Convention of the Law of the Sea पढ़ोगे, coastal state have the right to establish breadth of the territorial limit not exceeding to not demand. ये एक तरह से Law of the Sea भी है, और ये just geography में भी when you will study you will know that कि किसी भी coast से 12 nautical mile तक country claim कर सकता है मेरी टेरिटरी है। और मेरी टेरिटरी मतलब वहाँ पे उसके जो कोस्ट गार्ड जो पेट्रोल करते हैं वो 12 nautical mile तक ही करते हैं। वहाँ पे अगर कोई जाएगा तो ऐसा मैं ऑफिशियली जाके तुमको सर्च कर सकते हो, भैया कौन हो, मेरे एरिया में क्यों घुस रहा है, तो 12 माइल तक होगा। दिस इज नो कि दिस इज अगर पार्ट इस सिलेबस में भी पढ़ा गया, लॉ ऑफ द सी नहीं भी पढ़ा था, ऐसे पार्ट ऑफ द सिलेबस मेंशन है कि दिस इज ट्रू, ठीक है। अब शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्ट और लैंड लॉक एंजॉय अ राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। अब देखो अगेन इनोसेंट यहाँ पे चूंकि वर्ड लिख दिया, अगर जनरली पैसेज लिखता तो तुम थोड़े बहुत डाउटफुल हो सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मिलिट्री व्हीकल को अगर कोई मेरे टेरिटोरियल वाटर है, जनरल वाटर है, उसमें तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे बात टेरिटोरियल सी की चल रही है कि एक तरह से तुम्हारी टेरिटरी का पार्ट है, वो इंडिया की टेरिटरी है, तो वहाँ पे मिलिट्री तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। बट हाँ, अब सी है तो कोई भी शिप है तो वो कर सकती है
क्यों नहीं कर सकती है? जैसे तुम्हारे अमेरिका की कोई प्लेन होगी, इंडियन एयर स्पेस से जा सकती है इररिस्पेक्टिव वो इंडिया में लैंड कर रही है कि नहीं। तो इस तरह से शिप का पासेज या पैसेंजर प्लेन का पैसेज रहता है किसी भी कंट्री में, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इशू ना हो गया हो उस कंट्री के साथ। और हाँ, मिलिट्री का पासेज नहीं रह सकता। अगर कोई चाइना बोलेगा कि मेरा कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तुम्हारे इससे उड़ेगा, तब इंडिया बोल सकता है कि भाई क्यों उड़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं जिस पैसेंजर प्लेन जा रहा है तो इंडिया हैज़ टू अलाउ, क्योंकि और कैसे जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा चूंकि इनोसेंट है पैसेज है, हाँ दिस इज ट्रू, शिप ऑफ स्टेट कोस्टल कैन पास थ्रू टेरिटोरियल वाटर। उसी तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड टॉलरेट, ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ द सिलेबस पर पढ़ोगे, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। तो ये जस्ट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस व्हेन यू विल स्टडी, तो दिस वाज द इजी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद द सेंकाकू आइलैंड समटाइम मेंशन इन द न्यूज। अगेन ये तुम न्यूज पढ़ोगे तो इट इज नॉट लाइक ओनली इंडिया से रिलेटेड न्यूज, बट दूसरी कंट्री से भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि ये सेंकाकू आइलैंड बेसिकली कंट्रोवर्सी है इंडिया और चाइना और जापान के बीच में। अब यहाँ पे ऑब्वियसली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये न्यूज़ अगर मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इशू चाइना और जापान का, बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसे इसी तरह से ही चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं तुम्हारे इंडिया के साथ। इसी तरह से चाइना का वो जो साउथ चाइना सी में एक ज़माने में वो चल रहा था कि आइलैंड को बना बना के वो अपना क्लेम कर रहा था, जो अमेरिका गई थी। तो इफ एनीवन इज फॉलोइंग द जियोपॉलिटिकल न्यूज, ही नोज कि चाइना के इस तरह के टेरिटोरियल चीजें बहुत दूसरी कंट्री के साथ हैं, और चाइना तुम्हारा एक तरह से दुश्मन है और मतलब एनिमी टाइप में ही आते हैं कंट्री, और जापान बहुत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, और मतलब जेनरिक भी नहीं है, ऐसा कोई दूर की कंट्री नहीं है कि मतलब पेरू वेरू है कि उससे बहुत अच्छे या बहुत बुरे रिलेशन है, जस्ट रिलेशन है। चाइना के साथ बहुत बुरे रिलेशन, और जापान बीइंग योर मतलब ऑलमोस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन इंडिया के, हिस्टोरिक रिलेशन। तो उन दोनों के अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो आती है न्यूज़ में, एंड यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर कि सेंकाकू आइलैंड, व्हेन यू विल गो थ्रू द न्यूज़, बार बार पढ़ोगे तो देख के याद आ जाएगा कि इट इज़ जनरली बेसिकली ये है, इट इज़ ये नहीं है आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। तो आई गेस बी है, बाकी ये मिलिट्री बेस नहीं है, चीज़ें नहीं है, ये है। सो दैट्स वाई इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखे थे इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ के तुम्हारे एरिया वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए थे, और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ के तुम्हारे इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तुम्हारे, जो जापान और किसी में, और अर्मेनिया अजरबैजान की इंटरनेशनल लड़ाई में, जिसमें इंडिया डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, बट अगेन कहीं कोई मारपीट चल रहा है, कहीं किसी में खतरा, मतलब वॉर का चांसेस बढ़ रहे हैं, खून खराबे के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो एज अवेयर सिटीजन ऑफ द वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना, अवेयर मतलब वो मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कम्युनिटी, यू शुड बी क्यूरियस इनफ कि जानूं कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। दिस इज डन 86. मूव टू 87 क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अगेन कंट्री है इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज। अगेन देखो इंटरनेशनल न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया का नहीं है। कंट्री है चैड है, सेटिंग ऑफ अ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। देखो आई डोंट थिंक ये, क्योंकि चैड ना, आई गेस चैड अफ्रीका की कंट्री में, अफ्रीका इस तरह से तो बीच में कहीं पे है, तो वहाँ पे मिलिट्री बेस बना के चाइना क्यों करेगी। जनरली कोई भी मिलिट्री बेस बनाती है, चाइना बनाती है, या न्यूज़ में भी पढ़ोगे अमेरिका बनाती है, या क्या बोलते हैं दूसरी यूके के भी मिलिट्री बेस है, ये जनरली ऐसे जगह पे होते हैं कंट्री में जो कि आइलैंड नेशन है या सी में बेस्ड है। बेसिकली वहीं पे मिलिट्री बेस कम है, क्योंकि मिलिट्री बेस बनाओगे तो पूरे भारी भरकम इक्विपमेंट ले जाने पड़ेंगे। अगर तुम एक अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री में बना दोगे अपना परमानेंट मिलिट्री बेस, तो तुमको अब एरोप्लेन से सारी चीज़ें फिर ले जाओगे, तो वो ईजी नहीं रहता। तो जनरली देखोगे कि व्हेन यू विल रीड द न्यूज़ और बहुत बार मिलिट्री बेस कंट्रोवर्सी रहता है, तो यू विल ऑलवेज नोटिस कि मिलिट्री बेस, अब एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, जैसे इंडिया का एक एयरपोर्ट बेस कजाकिस्तान किर्गिस्तान कहीं है, तो वो एक्सेप्शन है, बट जनरली जो कंट्री चाइना अमेरिका यूके जैसी कंट्री है तुम्हारा मिलिट्री बेस बनाती हैं, वो ओशियन वाली कंट्री बनाती है। तो उससे ये बात तो आई वॉज सर्टेन कि भाई इसमें तो नहीं, ये फॉल्स है। बाकी गुयाना में सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, हाँ ऐसा कुछ हुआ था। लेबनान में भी सेवरल प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। टूनेशिया में सस्पेंशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, हाँ हुआ था। ये सब चीज़ें न्यूज़ में कंटिन्यूसली थी। या देखो ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं
जैसे कि मैंने कहा था कि छोटी मोटी चीज़ें नहीं पूछ सकेगा यूपीएससी, अगर कोई दूसरी कंट्री में हो रहा है तो वो इंडिया के रिलेटेड पूछ सकता है, बट दूसरी ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। चाइना अगर कहीं पे परमानेंट मिलिट्री बेस कर रहा है तो चाइना तुम्हारा दुश्मन है यार, यू शुड नो, अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ जानना तुम्हारा वो है। जैसे अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो अगर मान के चलो कि यूपीएससी का पेपर अचीव करना है, जीतना है पेपर यूपीएससी की लड़ाई, तो सिलेबस और ये सारी चीज़ें तुम्हारे दुश्मन है, इनके बारे में जानना, जो क्वेश्चन है तुम्हारे दुश्मन है, इनको हराना है तुमको, तो उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई इसलिए ये सीरीज हम इतने डिटेल में डिस्कस करें। उसी तरह से चाइना इंडिया का दुश्मन है, तो अगर वो परमानेंट मिलिट्री बेस कहीं करता है तो यू हैव टू नो कि क्यूरियसली कि हाँ कहाँ कर रहा है। उसी तरह से कहीं सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट का सस्पेंशन कर दी मिलिट्री, ये बहुत बड़ी बात है यार, कि अगर इंडिया में सोचो मिलिट्री टेक ओवर कर दिया, पाकिस्तान में कर देती है, म्यांमार में कर देती है, कहीं भी करती है, तो एज अ गुड सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड नो कि यार मिलिट्री जब भी करती है तो फिर ह्यूमन राइट का वायलेशन, मतलब अब अकाउंटेबल नहीं रही गवर्नमेंट तुम्हारी। तुम जाके जैसे इंडिया में अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तुम 4 बात सुना सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट के प्रति, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन मिलिट्री बन जाएगी तो गोली मार देगी प्रोटेस्ट करोगे तो। म्यांमार में हो रहा है। तो अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट है, सो अगर कहीं भी दूसरी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहीं मिलिट्री कर रही है, तो दैट न्यूज़ बिकम इंपॉर्टेंट टू यू, दैट न्यूज़ शुड बी इंपॉर्टेंट टू यू। उसी तरह सेवरल एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक कहीं कंट्री में किसी कंट्री है जो बहुत, जैसे कि लास्ट टाइम मुझे पता था कि वहाँ पे वॉर की वजह से शायद यमन में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक था कि भुखमरी की हालत बन गई थी। उसी तरह लेबनान में भी सीवियर प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन है, बार बार न्यूज़ में आएगा, और चूंकि वहाँ अगेन ह्यूमन बीइंग इफेक्ट हो रहे हैं, इट्स नॉट मे बी इंडिया को इफेक्ट नहीं कर रहा, तुमको इफेक्ट नहीं कर रहा, बट यूपीएससी चाहेगी कि यार तुम अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, तो यू शुड बी कंसर्न कि अच्छा लोग इकोनॉमिक प्रोलॉन्ग है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो किसको तकलीफ हो रही है, इंसानों को तकलीफ हो रही है। अगर तुम इंसान हो तो यू शुड बी कंसर्न, ठीक है। तो नेचर सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड बाय प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट को ही सस्पेंशन कर दिया, तो वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ उठा पुथल हो गया होगा, जब, क्योंकि पार्लियामेंट जनरली इलेक्टेड बॉडी होती है, प्रेसिडेंट एक आदमी मिलकर पूरा इलेक्टेड बॉडी को सस्पेंड कर दिया, तो इट मस्ट बी अ बिग न्यूज़, तो तुमको पता होना चाहिए इन सब बारे में। बट अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट कि इसको पढ़ के एग्जैक्टली याद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ सुने तो थे बट इन दोनों में से कौन सी कंट्री थी। और इसके ऑप्शन ऐसे हैं कि अगेन तुमको अगर सब एग्जैक्टली पता होगा कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर एक में भी कंफ्यूजन होगा, देन अगेन 50-50 का होगा। बट आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ग्लोबल न्यूज शुड यू फोकस अपॉन, ठीक है, जो कि जैसे कि जहाँ पार्लियामेंट्री जहाँ खतरे में आ गई, जहाँ पे लोग इफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, किसी के जान जा रही है, कहीं वॉर का सिचुएशन हो, तो वैसी अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ है तो यू शुड बी क्यूरियस फॉर दैट, ठीक है। लेट्स क्वेश्चन नंबर 88, रीजन मेंशन इन न्यूज़ कंट्री। अब अनातोलिया टर्की, अब मुझे ये तो पता था अनातोलिया टर्की, लेकिन मुझे एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस है, न्यूज़ में तो नहीं सुना था मैंने कभी, मतलब एक अर्तुगुल का सीरीज था टर्किश का, वो मैंने देखा था यूट्यूब में, तो देयर आई नो कि ठीक है अनातोलिया टर्की का ही पार्ट है। उसी तरह से कभी ना कभी इस तरह से, जैसे लास्ट टाइम ऑल्सो भी डिस्कस कि कुछ रीजन्स होते हैं जिसको बहुत बार जब न्यूज़ में होती है तो उसको वो रीजन, जैसे कैटोलिना इटली, आई गेस कि हाँ शायद कहता है या कोई और था, बट आई एम नॉट सर्टेन। बट जब बहुत बार ना इस तरह के न्यूज़ में रहते हैं ना, तो उस रीजन का नाम मेंशन होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है। तो यू शुड, उस तरह के रीजन में है तो एटलीस्ट यू शुड, अगर किसी ने न्यूज़ पढ़ा होगा तो ही विल बी एबल टू रिमेंबर कि अच्छा ये रीजन इसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगेन यूपीएससी ने इसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई 1-2 भी पता रहेगा तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ सभी पता होने चाहिए, ठीक है। सो न्यूज़ में जैसे पहले भी था अभी भी था, यानी कहीं रीजन, किसी रीजन से मिडिल ईस्ट एक रीजन हो गया, उसी तरह से कंट्री में रीजन है ये, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी टर्की को अनातोलिया को पर्टिकुलर रीजन होगा। जैसे इंडिया में भी जैसे कौन सा रीजन है, अपना पूर्वांचल कोई रीजन है विद, तो इस तरह के उस कंट्री में रीजन होंगे जो फेमस होंगे, जो पर्टिकुलर, तो वो कभी न्यूज़ में अगर मेंशन होंगे तो यू विल बी, अगर तुमने फॉलो किया होगा इंटरनेशनल न्यूज़, तो अब जिसका फॉलो भी किया होगा और मेमोरी भी इतनी शार्प होगी कि सभी याद रहे हैं, तो ही विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज कि दैट यू हैव टू फोकस इंपॉर्टेंट न्यूज़, कौन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमने यहाँ देख लिया। उसी तरह से रीजन के नाम इज इंपॉर्टेंट, लोकेशन के नाम इज इंपॉर्टेंट, जगह के नाम भी इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार न्यूज़ में आती हो। देखो
यहाँ पे तो यूपीएससी खुद ही बोल दिया रीजन ऑफ एंड मेंशन इन न्यूज, तो यूपीएससी एक तरह से हिंट भी दे रहा है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो ऐसे नहीं डर मत जाओ कि अब तुमको पूरा ग्लोब उठा के दुनिया के हर रीजन के बारे में पता करना है, मैं ऐसा ही रीजन पूछूंगा जो कि रिसेंटली न्यूज में होगा। सो दैट्स व्हाई रीडिंग न्यूज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंथली डिस्कस क्वेश्चन नंबर 89। Discuss question number 89 with reference to the Indian law about the wildlife protection, consider the following statement। अब वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होना चाहिए। सो अगेन उसके वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली तभी वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड कर पाएगी गवर्नमेंट। व्हेन वाइल्ड एनिमल्स इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सच एनिमल्स इज इंटाइटल्ड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड आउटसाइड। ऑब्वियसली ट्रू है, इसलिए अगर कभी कोई शेर वेर बाहर भी निकल जाता है या ऐसा न है कि एलिफेंट माइग्रेट भी करती है तो लोग को अलाउड नहीं है कि तुम मतलब बंदूक लेके उसको शूट करने लगो। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उसको कॉल किया जाता है, उसको पहले कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, और एकदम ही अब जब नहीं है कि अब आदमखोरी हो गया है, अब उसको नहीं कुछ कर रहा, तभी बहुत एक्सट्रीम केसेस में मारने का उसको परमिशन दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बस प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं, अगर वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर्ड है प्रोटेक्टेड तो वो हर जगह प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जैसे तुम इंडिया के सिटीजन हो तो बस इंडिया में ही सिटीजन नहीं हो, पाकिस्तान चले जाओ, चाहे अरब चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, जब तक तुम सिटीजनशिप छोड़ ना दो तुम सिटीजन ऑफ इंडिया ही हो। उसी तरह से अगर कोई एनिमल प्रोटेक्टेड है तो रिस्पेक्टिव वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो या ना हो वो प्रोटेक्टेड होगी। एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कैप्चर एंड किल। देखो ये कैसा एप्रीहेंशन, मतलब जैसे तुमको अंदेशा हो गया कि हाँ ये कभी ह्यूमन लाइफ को डेंजर कर सकता है, तो ये एकदम सफिशिएंट ग्राउंड है कि तुम उसको पकड़ लो या उसको मार दो। तो नहीं, ये फॉल्स है। जस्ट एप्रीहेंशन मतलब वो होता है कि जस्ट तुमको लग रहा है कि ऐसा होगा। ऑब्वियसली अगर वो ग्राउंड होगा तो हर शेर प्रोबेबल टारगेट बन जाएगा कि पकड़ के मार दो, कहीं वो बाहर निकल गया इस जंगल से तो आदमी को खा जाएगा। तो ये नहीं है। कभी अब एनिमल एंटर कर गया है ह्यूमन के एरिया में और सही में वो खून खराबा मचा लिया और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैप्चर इट विदाउट अफेक्टिंग, या अब एकदम ही कोई आदमी या किसी की लाइफ इन डेंजर है, उस एक्सट्रीम केस में सफिशिएंट सेफगार्ड के साथ मारने का अलाउड है, एप्रीहेंशन पे नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस 1 2 इज ट्रू एंड दिस 3 इज फॉल्स। तो सिंपल हमारा आंसर आ गया। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जब इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे, शंकर आईएएस पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे। एग्जैक्टली ये नहीं भी होगा तो बस वो पढ़ के यू विल गेट टू नो द कॉन्सेप्ट की आइडिया क्या है उसको बनाने का, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस question easily in exam. Certain species of which one of the following organism are well known for cultivators of fungi। अब cultivator of fungi, अब ये अगेन कोई पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, जनरली कभी न्यूज़ में आया होगा तो आया होगा, बट अगेन अगर इन्फॉर्म्ड गेस अगर मुझे मारना पड़े तो देखो स्पाइडर बेसिकली आई थिंक वो जानवर इंसेक्ट मार के खाता है, तो वो फंगाई एक तरह से प्लांट की कैटेगरी में ही आता है, तो स्पाइडर तो नहीं खाएगा प्लांट, तो वो तो नहीं करेगा। क्रैब भी हो सकता है सी प्लांट खाता होगा बट इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, या कॉकरोच भी गंदगी खाता है, वो भी कर सकता है। बट एंट इसमें से सबसे प्रोबेबल लग रहा है कि एंट हर चीज़ ऑर्गेनाइज से करता है। तुम मतलब बहुत एग्जाम्पल भी बहुत चीज़ें सुने होंगे कि भाई एक लाइन से चल रहा है, एक दूसरे का काम कर रहा है, घर बना रहे हैं एंट, लटक के पूल बना दिया, चीज़ें कर दी। तो अगर मुझे गेस करना रहेगा कि कौन भाई कल्टीवेशन कर सकता है, जब इतना सुपरमैन एंट है ही जो हर चीज़ कर सकता है, तो ये भी कर ही सकता होगा। तो ये है। बाकी ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर तुमने कहीं न्यूज़ में पढ़ा है, चीज़ें पढ़ी हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर किसी को इन्वायरमेंट या एनिमल में इंटरेस्ट है और वो इस तरह के, और हिंदू में न्यूज़ में कभी आया होगा, क्योंकि अगर कोई कल्टीवेट कर रहा है फंगई, ये बहुत एक तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे ह्यूमन कल्टीवेट करते हैं अपने खेत को, तुम एज आम आदमी से पूछो जानवर करते हैं क्या, मतलब पागल हो, जानवर वो खेत थोड़ी करेंगे। बट अगर कोई इंसेक्ट को अगर कोई ऐसा है तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग एनफ टू बी वर्दी ऑफ बीइंग अ यूपीएससी क्वेश्चन। ठीक है, सो मेरा गेस अगर करना रहेगा तो आई विल गो फॉर एंट, क्योंकि इसमें एंट ही है जो सबसे ऑर्गेनाइज लग रहा है। बाकी अगर तुमको ऐसा कोई डायर नीड नहीं है तुक्का मारने का और तुमने कभी पढ़ा भी नहीं है तो फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। साइट ऑफ अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट। ये सारे साइट हैं रॉक एडिक्ट के, ये उनका लोकेशन है। अब बताओ एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों सही है। तुमको चारों पता होने चाहिए एग्जैक्टली। देखो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट हैं, 14 रॉक एडिक्ट हैं।
उस टाइम तो मुझे जनरली लगा नहीं था कि 14 के 14 नाम याद करने हैं, बट अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि यूपीएससी अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर 14 है, अब 100 भी नहीं है कि ना एक्सपेक्ट करे, बट 14 है तो यू हैव टू लर्न द नेम। यूपीएससी अब एक्सपेक्ट कर रहा है तुम्हारा कि कहाँ है, क्योंकि जनरली बहुत बार तुमको नाम याद रहेगा बट ना स्टेट में कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये मध्य प्रदेश में था कि उड़ीसा में था, ठीक है, आसपास के स्टेट में। बट अगेन यूपीएससी एक्सपेक्ट कि तुम कहाँ पे है और कौन से स्टेट में है, देन दिस इज द क्वेश्चन। बट अगेन 14 है और अशोका, बस बहुत जेनरिक क्वेश्चन भी नहीं है, मुझे याद नहीं होता, बट बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होंगे जो बार बार रिवीजन करेंगे, जो इतने हैं कि 14 का एकदम नाम और लोकेशन को याद आ जाए, बिकॉज दिस इज अ एंशिएंट इंडिया का एक मेजर पार्ट है। अशोका द ग्रेट कहा जाता है, अकबर द ग्रेट कहा जाता है, बिकॉज ऑफ सम रीजन कि ये दोनों क्या, व्हेन वी विल स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री वी विल स्टडी कि इन्होंने क्या किया था, ऐसा क्या अच्छे काम किए थे कि इनको द ग्रेट की कैटेगरी में डाला जाता है, और इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अशोका इज वेरी इंपॉर्टेंट किंग, ऑलमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग अगर एंशिएंट इंडिया की बात की जाए। और जैसे अकबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग अगर तुमको इसकी बात की जाए, मेडिवल इंडिया की बात की जाए, तो अशोका है और उसके रॉक एडिक्ट हैं। तो उसके बाद अगर 14 मेजर रॉक एडिक्ट है तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कि तुमको उसके नाम याद होने चाहिए। मुझे नहीं याद थे, बट आई होप कि तुम जब जनरल वे विल डू द सिलेबस, तुम जो सीरियस एस्पिरेंट हो उसके पास इतना नॉलेज टाइम हो कि ही विल बी एबल टू लर्न दिस। और अगेन ये काम आएंगे तुम्हारे प्रीलिम्स में, देखो आ ही गए हैं, अगेन मेंस में एग्जैक्टली 14 के 14 अगर 2-3 भी एग्जांपल याद हो जाते हैं तो मेंस में ऐसा नहीं पूछेगा कि 14 के नाम लिखो, क्योंकि यूपीएससी उतना भी अब बेरहम नहीं है। यहाँ पे भी यूपीएससी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुमको मुज़ाबानी याद हो, बट यूपीएससी एक्सपेक्टिंग कि 14 थे, तुमने अगर बहुत 2-3 बार अगर 4 बार रिवीजन किया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट देख के याद आना चाहिए। तो ठीक है, तो मेंस में जेनरिक क्वेश्चन होगा कि राइट अ नोट ऑन या कुछ अशोकन के रॉक एडिक्ट्स के बारे में लिखो, तो उसमें तुमको अगर 2-3 याद हैं तो यू कैन गिव एज एग्जांपल। बट प्रीलिम्स में यूपीएससी एक्सपेक्ट कि अगर 14 रॉक एडिक्ट हैं तो तुमने इतनी बार सफिशिएंटली उसको पढ़ा होगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी मेजर टॉपिक। रॉक एडिक्ट अशोका इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, और उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो हैं वो तुम्हारे रॉक एडिक्ट ही हैं, जो जिसके वजह से वो फेमस है, जिनके वजह से तुमको अशोका के बारे में पता चला, जिसके वजह से उसके ग्रेट होने का हुआ, वो रॉक एडिक्ट ही हैं। तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कि जब इतने बड़े किंग की सबसे बड़ी बात है तो ही एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट को वो सारे नाम याद हो, लोकेशन याद हो। 92 अगेन किंग है, उसकी डायनेस्टी नाम है ननुका किंग, चंडेला डायनेस्टी की, जया शक्ति परमारा डायनेस्टी की, नागा भट्टा 2 गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी का, और भोज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। अगेन जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है या एंशिएंट मेडिवल पढ़ोगे, तो उसमें अगेन बहुत सारे इस तरह के डायनेस्टी होंगे और डायनेस्टी के राजा होंगे। सो यूपीएससी एक्सपेक्ट कि तुमको एटलीस्ट डायनेस्टी के और उसके राजा के नाम याद हों, ठीक है। तो तभी देन ओनली, और इसमें सबके नाम याद होंगे तभी यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। जनरली जो फाउंडर है उनके नाम तो याद करना मुझे भी लगता था, बट इम्पॉर्टेंट है। बट अगेन ये सारे कहीं ना कहीं जो भी अगर राजा बहुत सारे होते हैं, बट अगर सिलेबस में जिन का नाम मेंशन है एनसीईआरटी में, इसलिए ऐसा नहीं कि सबका नहीं, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जिन का नाम मेंशन है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल गो थ्रू द एनसीईआरटी इन द सिलेबस। तो जस्ट मेक अ नोट, अगर कोई डायनेस्टी है तो जस्ट मेक अ नोट, उसको रिवीजन करो, और अगर थोड़ी भी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, सफिशिएंट रिवीजन किया, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस क्वेश्चन, तभी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो दैट्स व्हाई आई से कि हिस्ट्री के क्वेश्चन इज लाइक कि कॉन्सेप्चुअल नहीं, अब यूपीएससी इस तरह से एक्सपेक्ट करता है कि तुमको चीज़ें याद भी हों, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो यही अगेन जिसको अगर हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, उसको याद करने में मजा है, तो उसके लिए तो मतलब ये केक वॉक के तरह क्वेश्चन होंगे, और जिसको नहीं है तो अगेन यूपीएससी यही है कि कुछ तुम्हारे स्ट्रेंथ होंगे, कुछ वीकनेस होंगे, तुमको मोटा मोटी वैसी प्रिपरेशन करनी है ताकि तुम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला पाओ प्रीलिम्स में, ठीक है। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन द एंशिएंट इंडिया इज करेक्ट। अब संगम लिटरेचर बहुत एक मेजर लिटरेचर है जिसके बारे में एंशिएंट इंडिया में पढ़ोगे, तमिल लिटरेचर है, इसमें संगम पोएम्स। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटीरियल कल्चर, ऐसा नहीं है वहाँ, उसमें भी जब पढ़ोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या क्या है, तो उसमें मटीरियल कल्चर का रेफरेंस है, so ये तो फॉल्स है तुम्हारा। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू द संगम पोएट। अब वर्ना
वरना यार, वरना जो नॉर्थ में थी ब्राह्मण वहाँ भी थे, संगम में मेंशन है, और संगम लिटरेचर में भी ना क्लासेस मेंशन है कि वॉरियर क्लास है, ये पीजेंट क्लास है, बट जो नॉर्थ इंडिया वाले एकदम क्लासिफिकेशन वरना उस नाम से तो नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो आई एम नॉट श्योर, बट अगेन क्लास से मेंशन है, तो वहाँ तमिल में अब चूंकि नाम अलग होंगे तो हो सकता है अलग होंगे, तो ये हो भी सकता है। संगम पोएम हैव नो रेफरेंस ऑफ वॉरियर। जब तुम पढ़ोगे संगम पोएम, इट इज ऑल अबाउट वॉरियर्स, ठीक है, तो ये तो पक्का फॉल्स है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज इररेशनल, ऐसा नहीं है। अगर मुझे इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, आई विल से कि दिस इज फॉल्स है, क्योंकि यार अगर उस टाइम में यार इस तरह के मैजिकल फोर्सेस, भगवान, चीज़ें, वॉरियर, उसका अवतार है साउथ में, मतलब ऐसा तो चलता है। और उस टाइम भी एकदम इरेशनल फोर्सेज, ये तो एकदम मॉडर्न थिंकिंग वाली बात होगी कि नहीं जादू वूदू कुछ नहीं होता, एकदम सब कुछ साइंटिफिक रैशनल है, तो ये ऐसा नहीं था। तो ऑल्दो ये भी वर्ना सिस्टम नॉर्थ इंडिया जैसा नहीं है, बट वहाँ भी सोशल क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि वहाँ भी पीजेंट, वॉरियर क्लास है, चीज़ों की क्लास है। ये तुम व्हेन यू विल स्टडी, तो I think B is the right answer. So the idea of discussing is कि that's why अब वहाँ भी रटना नहीं है, थोड़ी चीज़ें तुमको क्यूरियसली पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का पार्ट है तो you have to इसी तरह से कोरिलेट करके चीज़ें when we will try to study in this way, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट ऑप्शन देख के चीज़ें याद आ जाएं, ठीक है। अब योगा वशिष्ठा was translated in Persian by Nazamuddin Panipati during reign of योगा वशिष्ठा एक बुक है, ऑब्वियसली संस्कृत में होगी, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया अकबर के टाइम में, हुमायूं का ट्रांसलेट जहाँ औरंगजेब के टाइम में। मेडिवल इंडिया में यू विल इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर में जब तुम पढ़ोगे, मेडिवल इंडिया में पढ़ो ना पढ़ो, तो जब बुक्स के नाम मेंशन होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसा सेक्शन है व्हेन वी गो थ्रू द सिलेबस जहाँ पे मेंशन है कि अच्छा किस राजा ने कौन कौन सी बुक की थी। सो व्हाट आई नो कि हुमायूं ने दूसरों के बारे में नहीं, शायद पेंटिंग वेंटिंग करते करते, अकबर वॉज वेरी क्यूरियस इन नोइंग अबाउट अदर रिलीजन, तो उसने दूसरे रिलीजन के या बहुत संस्कृत की बुक्स, इनफैक्ट आई गेस महाभारत को भी कन्वर्ट किया था पर्शियन में। तो आई थिंक अकबर इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अकबर इज द राइट आंसर। तो अगेन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, तुमने पढ़ा है, तुम्हें याद है, तो यू विल बी एबल टू डू। और अगेन इसमें इन्फॉर्म्ड गेस करना है, तो यू विल नो, जब पढ़ा अगर तुम एग्जैक्टली याद नहीं भी होगा, तो व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द अकबर, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड ग्रेट, यू विल नो कि ही वाज इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजन टेक्स्ट ऑल्सो, अदर चीज़ें। खुद को तो अनपढ़ पढ़ा लिखा था, बट ही एक्सपेक्टेड कि भाई तुम कन्वर्ट करो और फिर सुनाओ मुझे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ एटलीस्ट, मतलब खुद नहीं पढ़ सकता बस सुनते थे अकबर, ठीक है, था क्यों बोले यार, इंपॉर्टेंट किंग है, थे अकबर, सुनते थे। सो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मुझे जाना होगा तो आई नो कि अगर किसी ने किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अकबर ने ही किया होगा, ठीक है। The world's second tallest statue in the sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at the Hyderabad recently, which is the statement recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of Ramanuja? Again, see, Ramanuja को ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे as the part of the भक्ति मोमेंट, आई गेस भक्ति मोमेंट, या जब एंशियंट हिस्ट्री मतलब पढ़ेंगे हम इंडिया की ड्यूरिंग भक्ति मोमेंट, तो रामानुजा के बारे में पढ़ेंगे। बट अगेन सी, यहाँ पे भी बात यह है कि अगर जैसे मोदी जी हैं, वो कोई जगह जाते हैं, कुछ इनॉग्रेट करते हैं, देखो यूपीएससी, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए उसी तरह से मोदी जी अगर कोई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या स्वच्छ भारत आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं, या किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या चीज़ों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ में, जिस मतलब इवेंट में तुम्हारा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो इवेंट इंपॉर्टेंट ही है, तभी प्राइम मिनिस्टर आए, वरना कोई मिनिस्टर आ जाते हैं या उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर या कुछ आ जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है अगर किसी चीज़ के बारे में, तो वो अगेन न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर मोदी जी ने हैदराबाद में कहीं रामानुजम के इनॉग्रेशन किया था, तो ऑब्वियसली यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि कब किया था, कौन से डेट को किया था, बट ऑब्वियसली ही इट कैन आस्क अबाउट रामानुजा। तो वही पूछ रहे, यूपीएससी पूछ रही है कि उनके टीचिंग के बारे में कौन है, द बेस्ट मीन्स ऑफ द सेल्वेशन वाज डिवोशन वेदास इटर्नल। आई गेस दिस है कि सेल्वेशन मतलब डिवोशन, भक्ति थे तो शायद डिवोशन ही सेल्वेशन का बेस्ट ये है, तो ये उनकी टीचिंग थी।
तो ठीक है, तो अगेन दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ नोइंग। सो इसमें हम इस वाले आज के डिस्कशन में वी आर गेटिंग टू नो कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगेन यूपीएससी के एस्पिरेंट को ये बहुत डाउट रहता है कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट। तो देखो यूपीएससी खुद ही बता रहा है, जो रिसेंटली वर्ड की है, तो वी सॉ कि कौन सी न्यूज़ को यूपीएससी पूछता है। उसी तरह से तुम्हारे पीएम अगर किसी भी पॉलिसी, किसी भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है, कहीं भी कोई चीज़ के ओपनिंग में, जैसे मान लो कि मोदी जी जाके कोई टनल को भी इनॉग्रेट करते हैं, तो वो भी फिर तुम्हारा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है सबसे। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में तुमको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मोदी जी अपने स्पीच में कोई ट्राइबल के बारे में मेंशन करते हैं या कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में मेंशन करते हैं, अगर देश का प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो दैट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है तुम्हारा, रामानुजा और उनकी चीज़ें पार्ट ऑफ द सिलेबस। दीज थिंग्स आर जस्ट हेल्प्स एज द इंडिकेशन कि तुमने एज अ सिलेबस भी पढ़ा और जब न्यूज़ में पढ़ा तो उसको जस्ट डबल रिवाइज भी कर लिया, तो क्वेश्चन देखे अरे पक्का ये हो जाएगा। बट अगर मान लो कि न्यूज़ नहीं बस ऐसे पढ़ा है तो मे बी याद हो ना हो, बट अगर न्यूज़ में भी पढ़ा है और सिलेबस रिवाइज कर लिया जस्ट न्यूज़ देख के, सो यू विल बी एबल टू इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। अगेन द प्राइम मिनिस्टर, फिर से मोदी जी जहाँ गए वहाँ वाला इंपॉर्टेंट हो गया। रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू सर्किट हाउस इन सोमनाथ टेम्पल। तो अगेन सोमनाथ टेम्पल को मोदी जी ने न्यू सर्किट हाउस किया है। तो इसमें अगेन यहाँ पे मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किट हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगेन जितने भी टेम्पल्स है ये दीज आर द पार्ट ऑफ योर कल्चर, ठीक है, एंशियंट इंडिया का पार्ट है, तो दे बिकम इंपॉर्टेंट। तो तुमको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, और चूंकि यूपीएससी ये नहीं बोलता कि एस्पिरेंट, यूपीएससी बोलता है कि एज अ क्यूरियस सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड बी क्यूरियस इनफ कि मोदी जी गए हैं उस टेम्पल के बारे में, तो ऐसा कौन सा टेम्पल था जिसके इनॉग्रेशन, सर्किट हाउस के इनॉग्रेशन के लिए साक्षात देश के प्राइम मिनिस्टर चले गए। सो यू शुड एटलीस्ट गूगल करके उसके बारे में एक पैराग्राफ तो पढ़ लो। तो लेट्स सी, आई थिंक मैंने किया था, हाँ, लेट्स सी अगर किसी ने फिर ने सोमनाथ टेम्पल पढ़ा होगा और उसका विकिपीडिया पेज खोला होगा एंड जस्ट सी क्या क्या क्वेश्चन था। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन, विकिपीडिया पे। सोमनाथ पीपल इज ऑल्सो सोमनाथ टेम्पल हिंदू टेम्पल, प्रभास गुजरात में है। वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट अमंग द इट इज फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगा। तो किसी ने यूपीएससी का विकिपीडिया जिस पढ़ा होगा तो ही नो कि अरे हाँ ये पहला तो ट्रू है, इट इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा। A description of Somnath temple was given by Al-Biruni। अब यार अल-बरूनी किया था नहीं किया था, आई थिंक किया था, दिस इज ट्रू, बट अगेन यहाँ पे डाउट हो सकता है क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ मेंशन है। बट लेट्स सी, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉल्ड बाय द प्रेजेंट डे टेम्पल। प्राण प्रतिष्ठा वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो लेट्स सी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कहें। अब ये डिफिकल्ट है। अब अगेन लेट्स सी कि कब हुआ था। सोमनाथ टेम्पल हिंदू टेम्पल इस्लामिक सोमनाथ रिकंस्ट्रक्ट the contemporary Somnath temple reconstruction was started under the order of the first Home Minister Vallabhbhai Patel and completed in May 1951 after his death। तो ये विकिपीडिया में यहाँ मेस्ट है कि जो कॉन्टेम्प्रेरी ये ना तोड़ दिया था, मतलब ये महमूद गजनी है, इसलिए काफ़ी वन ऑफ द वो है मतलब फेमस टेम्पल है, क्योंकि बार बार आके ना वो गजनी मतलब काफ़ी रिच टेम्पल था, तो इसलिए बाहर के जो इन्वेडर्स है जैसे महमूद गजनी वो आके ना यहाँ को लूट के जाता था और काफ़ी तोड़ थाड़ मचाया था यहाँ पे टेम्पल में। तो जो कॉन्टेम्प्रेरी जब जो अभी का सोमनाथ टेम्पल है रिकंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑर्डर पर ये स्टार्ट हुआ था और 1951 में आफ्टर हिज डेथ कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल, तो ये बोल दिया कि इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के काल में। अब किसी ने विकिपीडिया के पेज पढ़ रखी होगी तो ही नो कि 1951 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और सर्वपल्ली और जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो अपने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 टर्म सर्व किए थे। आई थिंक सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकेंड थे, वो 1962 में बने थे आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डेथ। तो अगर किसी को वो भी पता रहेगा कि टेम्पल 51 में बन गया था जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो आई थिंक 1961-62 के करीब में मतलब वो बने, देख ही लेते हैं यार। एस राधाकृष्णन,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ 1962 में सेकंड प्रेसिडेंट थे, तो ठीक है। हाँ ये बात पता थी कि राजेंद्र प्रसाद बहुत हाई कैलिबर के आदमी थे, अब उनको ऐसे कोई हटाता नहीं, तो प्रेसिडेंट पहले टर्म में भी थे, दूसरे टर्म में भी थे, तो उनके डेथ के बाद ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे प्रेसिडेंट, ठीक है। सो और तो अगर तुमको ये बात पता है फैक्ट, और क्योंकि सेकंड प्रेसिडेंट है कब से कब तक थे ये तो पता होना, और तुमको ये पता कि सोमनाथ टेम्पल जस्ट विकिपीडिया का पेज पढ़े हो और उसमें पता हो कि अच्छा 1951 में बना था, तो यू नो कि एटलीस्ट इसमें अनसर्टेन हो, बट ये नो कि दिस इज फॉल्स। तो 3 फॉल्स है, तो तुम्हारा ये कट गया, तुम्हारा ये आंसर आ गया, ठीक है। सो अब मोदी जी, दैट्स वाई इट इज हाउ यू हैव टू यूज। अब देखो इंडिया के सारे टेम्पल के बारे में इतना डीपली पढ़ नहीं सकता कोई, इतने टेम्पल इंडिया में पुरी में है या महाबलेश्वरपुरम में है या दूसरे टेम्पल्स हैं। सो एटलीस्ट जहाँ पे मोदी जी गए हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे इनॉग्रेशन के लिए गए हैं, न्यूज़ में आया होगा, सो यू शुड बी क्यूरियस इनफ टू सर्च समथिंग अबाउट, और एटलीस्ट विकिपीडिया का फर्स्ट पेज पढ़ लो। जैसे कि हमने वहाँ भी पढ़ा था यूएन के ऑर्गेनाइजेशन या वो टी बोर्ड के बारे में भी पढ़ा, किया था कि अगर किसी ने जस्ट ऑटो क्यूरियोसिटी जस्ट गूगल करके पहला ही लिंक खोल के एक पैराग्राफ पढ़ा होता, तो ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर अटेम्प्ट दैट यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज हाउ यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू बी। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। अगेन कोविड के टाइम में बी सेल टी सेल, अगर जो भी न्यूज़ फॉलो करता होगा ही नो बी सेल टी सेल कितने ये हैं, ये इम्यूनिटी वाले सेल हैं। अगर इम्यूनिटी वाले सेल हैं तो इन्फ्लेमेशन, ये दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज बाय द पैथोजन। पैथोजन तुम्हारे वही वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में ये सेल बनते हैं। तो ये तुमको पता होगा ये क्वेश्चन। सो दैट्स वाई जस्ट अब बायोलॉजी के इसमें तुमको बी सेल टी सेल, बस उसमें वाइट ब्लड सेल पढ़े होगे 10th में, लेकिन ये बी सेल टी सेल बहुत मेंशन हो गया था कोविड के टाइम में, ठीक है। तो जो भी उस टाइम न्यूज़ फॉलो करता होगा, तो दैट्स वाई जस्ट कोविड नहीं कि अच्छे इतने लोग मर गए, इतने लोग को वैक्सीन मिल गया, ये नहीं, थोड़ी टेक्निकल चीज़ एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी। अच्छा वैक्सीन है तो वो वैक्सीन कैसे बनती है, अच्छा बॉडी में जो डब्ल्यू सेल है तो वो टेक्निकल और कौन कौन से सेल होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं, एटलीस्ट रोल नहीं तो नाम तो एटलीस्ट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि यू शुड नो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर देन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये तो भाई नेचर की तौहीन हो जाएगी कि ऑब्वियसली नहीं, नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में यार, इतने छोटे छोटे स्पेस में डस्ट होते हैं जो नैनो पार्टिकल्स में होते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, नैनो पार्टिकल में होगा तुम्हारा चीज़ें होंगी। नैनो पार्टिकल मतलब मेरे ख्याल से जो नैनोमीटर्स में होता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के करीब की चीज़ें पार्टिकल को, तो ऑफकोर्स ये फॉल्स है यार, नेचर हर साइज़ का पार्टिकल बनाई है, मतलब एक्सट्रीम से लेकर एटम तक नेचर ही बनाई है, तो नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये तो एकदम जहर है। तो 1 गलत है, तो अब हमारा ये दोनों कट गया, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है कि 3 और ये, तो अब 3 दोनों ऑप्शन में है, तो पक्का 3 तो सही है ही। तो लेट्स सी 2, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज इन मैन्युफैक्चर, और 3 तो पक्का सही है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ। अगेन जेनरिक है कि कुछ प्रोडक्ट का नैनो पार्टिकल इन्वायरमेंट पे चला जाए, ऑब्वियसली हो सकता है अनसेफ ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अब नैनो पार्टिकल कोई उनकी प्रॉपर्टी ही होती है, मेटल चले जाते हैं जो कि ऑब्वियसली मेटल कोई भी होते हैं, अगर वो चले जाते हैं बॉडी में, पानी में, जो कि नैनो पार्टिकल में साइज होता है उनका, जो मॉलिक्यूलर लेवल के भी होते हैं, तो वो भी हार्म कर देते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसे कमर्शियल, सम कमर्शियल हो सकते हैं जो कि अगर इंटर चल जाए आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, ये 2 है। और वैसे भी चूंकि हमको 100% पता है कि फर्स्ट फॉल्स है, तो 3 और 3 बचे हुए दोनों में है, तो 3 तो पक्का सही है। अब लेट्स सी कि 2 में 2 है कि नहीं। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड, अगेन सम एक जेनरिक स्टेटमेंट है, आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। अब कॉस्मेटिक, अब ये मुझे ऐसे ही आता कि बहुत सारे तुम क्रीम व्रीम के ऐड देखोगे फेयर एंड लवली की, इसमें हमारे स्पेशल पार्टिकल है जो कि आपके स्क्रीन के अंदर तक जाके अंदर से त्वचा अच्छा करते हैं। तो अगर स्किन के अंदर तक चला जाता है तो ऑब्वियसली उनमें कोई बड़ा पार्टिकल नहीं होगा, वो नैनो पार्टिकल ही हो गए। तो ऑफकोर्स ऐसे कोई मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल हो सकते हैं जो कि कॉस्मेटिक में यूज होंगे। सो जस्ट 2 इज ट्रू, तो आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि 2 भी 2 ही लग रहा है, जनरली कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। और बाय सीइंग एड्स आई नो कि ऐसे पार्टिकल हैं जो कंपनी डालती है, जो विच इज एक्सपेक्टेड को पेनिट्रेट इनटू द स्किन और फिर वहाँ से अंदर से ग्लो लाना तुम्हारा। सो दिस इज हाउ सब चीज़ यूज़ करके तुम्हारे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
और ऑब्वियसली जस्ट बुक रीड करके रट के भी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। Let's discuss question 99. Consider the following statement. DNA barcode के टूल कैन डू। अब देखो, अब जस्ट पहले समझ जाते हैं डीएनए। तुमको पता है कि डीएनए हर चीज, हर आदमी का यूनिक होता है, हर स्पीशीज का यूनिक होता है, और डीएनए ही डिसाइड करता है कि तुम्हारे आँख का कलर, सर का कलर, बाल का कलर कैसा होगा, तुम्हारी चीज़ें क्या होंगी। और डीएनए बारकोड मतलब उससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर डीएनए का सिक्वेंस। लेट्स सी क्या क्या कर सकता है। एसेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगेन देखो, एज अगर एसेस कर सकते हो डीएनए तुम एनालाइज करके, इसका मतलब डीएनए एज के साथ चेंज होता है, जो कि वी नो, जिसने भी डीएनए पढ़ा होगा ये नो कि एक स्पीशीज का जो डीएनए है वो हमेशा जनरली कांस्टेंट होता है। अगर डीएनए चेंज हुआ तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म बोला जाता है, म्यूटेशन। सारी स्पाइडरमैन और मार्वल यूनिवर्स से म्यूटेशन पे बनी है। तो वी नो कि एज के साथ तो डीएनए चेंज नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे पास डीएनए है, यू कैन नॉट गेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि किस एज का था। ये तो गेस कर सकते हो वो कौन सा प्लांट था, कौन सा एनिमल था, स्पीशीज, क्योंकि हर स्पीशीज के अलग डीएनए होते हैं और इंटर स्पीशीज भी डीएनए डिफरेंट होता है, जब तक एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन ना हो जाए। बट एज के साथ डीएनए चेंज नहीं होता है। जो डीएनए है वो जनरली रहता है। अगर डीएनए में चेंजेस आए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो दिस इज फॉल्स। अगर 1 फॉल्स है तो 1 गया तुम्हारा, ये गया। अब या तो 3 सही है या तो 2 3 सही है। अगेन एक ब्यूटीफुल ऑप्शन जिसमें हमें पता है कि 100% 3 सही है, क्योंकि बचे हुए दोनों ऑप्शन में है। नहीं सॉरी, 100% 3 सही है, ठीक है, क्योंकि बचे दोनों ऑप्शन में। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल, प्लांट एंड मटेरियल इन अ प्रोसेस फूड। ऑब्वियसली डीएनए से तुम आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो कौन सा प्लांट या एनिमल है, ठीक है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक्स लाइक। ऑब्वियसली डीएनए का तो यही काम ही है कि अलग अलग स्पीशीज में दिखने में सेम भी लगे, तो जेनेटिकली तुम एनालाइज करके देख लो कि डीएनए किसका, मतलब कौन से स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो ये भी ट्रू है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा this will be the answer. Now let's read the last question. Consider the following. Carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide. Excess of which of the above in the environment called acid rain? Acid rain एक important environmental hazard है, तो जो environment हम कर रहे हैं इसमें पढ़ेंगे ही। तो let's see. अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस तो होती है, बट ये एसिड रन कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब देखो, तुम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कार्बन से रिलेटेड एसिड बनाएगी, और कार्बन से रिलेटेड एसिड कार्बोनिक एसिड है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्ट करेगी तो उसमें भी CO है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये भी कार्बोनिक एसिड बनाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनाएगी। और हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होता ही है जनरली, तो हर बारिश में कुछ ना कुछ कार्बोनिक एसिड होता ही है, ठीक है। तो उसको एसिड रेन बोलेंगे, तो फिर हर बारिश को एसिड रेन बोलेंगे। और टेक्निकली सही में भी हर बारिश का थोड़ा सा एसिडिक होता है pH, जस्ट बिकॉज की CO2 की वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो ये इतना मेजर सोर्स नहीं है तुम्हारा इन्वायरमेंटल कॉज द एसिड रेन के लिए क्लासीफाई हो जाए, वो फिर जनरल रेन ही होगा। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसिड रेन। और ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ये कंफर्म है। बाकी ओजोन ऑक्सीजन मिलकर कुछ नहीं बनाता है। ऑक्सीजन वाटर के साथ H2O और O2 रिएक्ट करके क्या फिर फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ओजोन रिएक्ट करके फिर ऑक्सीजन ही बना देगा, चीज़ें बना, कोई एसिड नहीं बना सकता ओजोन। तो थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री भी अगर किसी को पता है, और या तो तुम एकदम ही रटे हुए हो कि भाई जहाँ जब भी एसिड रेन पढ़ोगे यू विल नो कि कौन कौन सा जो तुम्हारे कंपोनेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, दैट कैन कॉज एसिड रेन। तो यू विल, दोनों केस में यू विल बी एबल टू गेस कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो 2 और 4 कोई है क्या ऑप्शन? हाँ, 2 और 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So finally, after पंचवर्षीय योजना 5 सीरीज के बाद we were able to complete this GS1 paper, but this was the most lengthy discussion because प्रीलिम्स ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वहीं पे चीज़ें हो जाती हैं। तभी यू विल सी कि बहुत टॉपर्स भी होते हैं ना, तो ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत जो फिर से एग्जाम बैठते हैं हो सकता है बहुत प्री नहीं भी निकला। जैसे मेरी एक आइडल है, मतलब काफ़ी एडमायर करता हूँ, ईरा सिंघल है, ठीक है, मेरे कॉलेज के थी। वो 2014 शायद टॉपर है, IAS रैंक 1 है। 2010 में भी निकाल ली थी और उनको कोई कुछ इशू हो गया था और उसके बाद एग्ज़ाम दिया था, तो शायद वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और फिर 2014 में ऐसा प्री क्वालिफाई कि मेंस निकल गया और रैंक 1 ही आ गया। सो प्री ही
सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ होता है कि बहुत बार तुम्हारा ऐसा नहीं है कि एक बार प्री निकल गया तो अगले साल भी निकल जाएगा। सो इस तरह के ट्रिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है, सो दैट तुम्हारा एटलीस्ट प्री को सक्सेसफुली प्रिपेयर और अटेम्प्ट कर सको। बाकी अगर तुम्हारा प्री निकल गया तो मेंस की प्रिपरेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि अगर तुमने मेंस की प्रिपरेशन की तो तुम्हारे यूपीएससी में नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा प्री निकले ना निकले, क्योंकि तुम्हारी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है। तो प्री निकल भी गया तो भी यूपीएससी नहीं होगा, प्री नहीं निकला तो भी यूपीएससी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट साथ ही चलती है और साथ ही चलानी चाहिए। अगर तुमको बस इसलिए यूपीएससी देना है कि प्रीलिम्स निकाल के बस बूस्ट करना है कि भाई मेरा तो प्रीलिम्स निकल गया, यूपीएससी में कोई इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम निकालने में, तब बस यूपीएससी प्रीलिम्स पे कंसंट्रेट करो, जो मैं सिलेबस या बुक या जिस तरह से बताऊंगा। बट अगर यूपीएससी निकालना टारगेट है तो दोनों पैरेलल ही चलेगी, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स, जब वहाँ पे प्रीलिम्स के लास्ट 3 मंथ से पहले स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी होगी। सो दैट is enough for today aspirants. Now next video में let's see, I think we'll go through the मेंस का सिलेबस एंड देन विल सी द मेंस क्वेश्चन पेपर, उसके बाद फिर दूसरे वीडियोस आएंगे। सो जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।